क्वेश्चन नंबर 164 आप सबके सामने है। विवाह को किसने बच्चों को पैदा करने और उनके पालन पोषण करने के लिए एक संविदा के रूप में, एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में परिभाषित किया। सेम क्वेश्चन अभी 163 में हम लोगों ने देखा है। मालिनोवस्की, वेस्टरमार्क, मोरडॉक या टायलर। तो किसने किया? ब्रोनिस्लाव मालिनोवस्की। सेम क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 163 में कर चुके हैं। तो क्या क्या था? संविदा था, समझौता, रखरखाव और टोबियान आइलैंडर का जो फील्ड वर्क है उसके लिए जाने जाते हैं कौन? ब्रोनिस्लाव मालिनोवस्की। आइए क्वेश्चन नंबर 165 देखिएगा। सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर और वधु द्वारा 7 फेरे लेने से है। उसके बाद ही विवाह को समाज में स्वीकृति या वैधता मिलती है। इसे जाना जाता है अनुष्ठान, धर्म विधि, प्रथा या परंपरागत व्यवहार। तो सप्तपदी क्या है? अनुष्ठान है, धर्म विधि है, या प्रथा है, या परंपरागत व्यवहार है। आंसर करिएगा, क्या है? तो सप्तपदी जो है वो क्या है? अनुष्ठान है ना, अनुष्ठान है। आइए समझते हैं। अनुष्ठान एक विशिष्ट मानकीकृत और प्रतीकात्मक क्रिया है जिसे धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यता प्राप्त होती है। जो सप्तपदी है वो हिंदू विवाह का सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य अनुष्ठान है। इसमें क्या होता है कि ग्रंथि बंधन और अग्नि के समक्ष 7 कदम। सप्तपदी एक विशिष्ट अनुष्ठान है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार सप्तपदी पूर्ण होने पर ही विवाह को विधिक रूप से पूर्ण माना जाता है। ऐसे ही पीवी कार्ने हैं, उन्होंने 39 प्रमुख अनुष्ठानों का उल्लेख किया है। तो सप्तपदी का वैधानिकता भी है, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार वो लीगल भी है, बिना उसके शादी को मान्य नहीं माना जाएगा, पूर्ण नहीं माना जाएगा, विशिष्ट अनुष्ठान है। ठीक, जिसमें गांठ बांध के ग्रंथि बंधन से अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 देखिएगा। संयुक्त परिवार व्यवस्था विघटन के कगार पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इसके विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? मतलब जो संयुक्त परिवार अभी उसका स्वरूप विघटित हो रहा है, पहले की जो परंपरागत ज्वाइंट फैमिली थी उस तरीके की ज्वाइंट फैमिली आज नहीं रह गई है, तो उसके विघटन का कौन सा कारण पूछ रहा है? नहीं है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर। तो ये तो विघटन का कारण है और उत्तरदायी भी है, क्योंकि जो इकोनॉमी का स्वरूप चेंज हो रहा है वो मेन कॉज है विघटन का। लोग जीविकोपार्जन के लिए पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। पाश्चात्य प्रभाव बढ़ रहा है, तो वेस्टर्नाइजेशन भी इसका एक कारण है। भूमि पर दबाव बढ़ रहा है और कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। ए बी सी तो उत्तरदायी है, पर कृषि उत्पादन बढ़ रहा है ये इसका उत्तरदायी नहीं है। मतलब जो डी ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। डी ऑप्शन गलत है। सॉरी। जो भारत में संयुक्त परिवार मुख्य रूप से एक कृषि आधारित ग्रामीण और सामंती सामाजिक रचना का उत्पाद है। औद्योगिकीकरण और नगरीकरण ने इसे नाभिकीय परिवारों में तोड़ दिया। कृषि उत्पादन का बढ़ना अगर बात करें तो परिवार के विघटन का कारण नहीं है, बल्कि आर्थिक समृद्धि संयुक्त परिवार को बनाए रखने में मदद कर सकती है। तो विघटन के जो कारण है औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, पश्चिमी प्रभाव, वेस्टर्नाइजेशन। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 167 देखते हैं। अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार में विभेद किया गया था किसके द्वारा? अनुकूलन परिवार मतलब फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। तो ये किसके द्वारा बताया गया था? मोरडॉक के द्वारा, मैकाइवर के द्वारा, वार्नर द्वारा या मॉर्गन द्वारा? तो किसके द्वारा फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन बताया गया था? तो वार्नर द्वारा। दो चीजें हैं, एक तो जब आएंगे वार्नर तो वहां पे प्रजनन और अनुकूलन परिवार की बात होगी। उसके अलावा एक और हमने पढ़ा था मोरडॉक का कि जन्मित परिवार और विवाह मूलक और ब्लड रिलेशन से, तो वो अलग है। रक्त संबंधी और विवाह संबंधी मतलब कॉन्सैंग्यूनिटी और
एफिनिटी। यहाँ पे क्या है, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, तो वो क्या है, वार्नर द्वारा। वार्नर का जो वर्गीकरण है जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार। डब्ल्यू.एल. वार्नर ने नाभिकीय परिवार की को व्यक्ति के जीवन चक्र के आधार पर दो भागों में बांटना, एक जन्म मूलक जहाँ पे पालन पोषण होता है और प्रजनन मूलक जो विवाह के बाद रिश्ते बनते हैं। ठीक, आइए हम लोग आगे चलते हैं। 168 क्वेश्चन देखिएगा, नातेदारी संबंधों के अध्ययन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था किसके द्वारा? टायलर द्वारा, मॉर्गन द्वारा, मैलिनोवस्की द्वारा या रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा। 168 क्वेश्चन देखिएगा और आंसर करिएगा। तो सबसे पहले मॉर्गन द्वारा, जो उद्विकासीय सिद्धांत से थे, फैमिली के 5 क्रमिक विकास की बात की थी। लुइस हेनरी मॉर्गन को नातेदारी अध्ययन का पितामह माना जाता है। उनकी 1871 की पुस्तक सिस्टम्स ऑफ कॉन्सैंग्युनिटी ऑफ एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली। उन्होंने किस जनजाति का अध्ययन किया था? इरोक्वाइस जनजाति का अध्ययन किया और नातेदारी शब्दावलियों को वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव और वर्गात्मक, क्लासिफैक्टरी, इस तरीके से डिवाइड किया। अगर टायलर की बात करें तो धर्म और संस्कृति के उद्विकास से जुड़े हैं। मैलिनोवस्की नातेदारी पर कार्य किए हैं, परंतु सर्वप्रथम मॉर्गन ही है। रेडक्लिफ ब्राउन अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में नातेदारी का अध्ययन किया था। ठीक, ये लेकिन मॉर्गन के बहुत बाद हुआ था। तो किस जनजाति का अध्ययन करते हैं? इरोक्वाइस, सिस्टम्स ऑफ कॉन्सिग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली इनकी पुस्तक का नाम है। वर्गात्मक और वर्णनात्मक शब्दावली की बात की, डिस्क्रिप्टिव एंड क्लासिफैक्टरी। आइए क्वेश्चन नंबर 169 देखते हैं। जब हम परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में करते हैं तो उसे कहा जाता है एक समुदाय, एक समाज, एक संस्था या एक समिति। ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखेंगे तो जो प्राथमिक अवधारणा में सेम क्वेश्चन आया था, जब हम परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में करते हैं तो उसे कहा जाता है एक समुदाय, एक समाज या एक संस्था या एक समिति। तो उसको क्या कहा जाएगा? तो जब परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में किया जाएगा तो वो एक एसोसिएशन हो गया, एक समिति हो गया। ठीक, आइए समझते हैं। मैकाइवर एवं पेज का प्रसिद्ध कथन है, हम समितियों के सदस्य होते हैं न कि संस्थाओं के। परिवार जो है वो दोनों है, एक समिति भी है और एक संस्था भी है। जब परिवार को व्यक्तियों के संगठित समूह के रूप में देखा जाता है जो सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बना है तो यह क्या हो जाएगा? समिति, एसोसिएशन हो जाएगा ना। बाकी जब परिवार को नियमों, कार्यप्रणालियों और रीतियों की व्यवस्था के रूप में देखा जाता है तब वह क्या है? संस्था है। तो प्रश्न में समूह की बात कर रहा है तो हम समिति कहेंगे। समिति क्या है? व्यक्तियों का समूह, माता पिता बच्चे, जो कि मूर्त है, कॉन्क्रीट है। वहीं अगर बात करें संस्था की तो विवाह के नियम, अधिकार, कर्तव्य, जो नियम और कार्यप्रणाली है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है और वो क्या है? संस्था है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 170। विश्व के किस महाद्वीप में वधू मूल्य प्रथा ज्यादा प्रचलित है? विश्व के किस महाद्वीप में वधू मूल्य प्रथा ज्यादा प्रचलित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या अमेरिका? तो कहाँ सबसे ज्यादा प्रचलित है? अफ्रीका। अफ्रीका, ये मैप भी देख पा रहे होंगे, ये अफ्रीका का मैप है। तो कहाँ पर? अफ्रीका में। आइए समझते हैं। वधू मूल्य, ब्राइड प्राइस या ब्राइड वैल्यू, विवाह की एक ऐसी प्रथा है जहां वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को विवाह के एवज में धन, पशु या अन्य संपत्ति दी जाती है। यह पितृसत्तात्मक समाजों में महिला को प्रजनन और श्रम क्षमता की क्षतिपूर्ति का प्रतीक है। ठीक, बाकी एशिया, यूरोप, अमेरिका की बात करें तो एशिया में, यहाँ विशेषकर दक्षिण एशिया में दहेज प्रथा वधु पक्ष से वर पक्ष को अधिक हावी है। वहीं यूरोप, अमेरिका, आधुनिक पश्चिमी समाजों में वधु मूल्य या दहेज जैसी प्रथाएं मुख्य धारा में नहीं है। तो ब्राइड वैल्यू की बात अफ्रीका में सबसे ज्यादा है। और अगर एशिया की बात करें तो एशिया में जो है दहेज प्रथा प्रबल है। क्वेश्चन नंबर 171 देखिएगा। पुनर्जनन की जैविक क्षमता को कहते हैं, पुनर्जनन की जैविक क्षमता को कहते हैं उर्वरता, ब्रह्मचर्य, बांझपन या जनन शक्ति। तो उसको क्या कहेंगे? जनन शक्ति। जनन शक्ति, पुनर्जनन की जैविक क्षमता को
क्या कहेंगे, जनन शक्ति। जनन शक्ति फेकंडिटी का तात्पर्य एक जीव की जैविक रूप से प्रजनन करने की अधिकतम संभावित क्षमता से है, जबकि जो उर्वरता है वो क्या है, वो फर्टिलिटी है, वास्तविक जीवित जन्मों की संख्या को दर्शाती है ना। उर्वरता क्या है, यह वास्तविक जन्म दर है, क्षमता नहीं। याद रखिएगा, फर्टिलिटी जो उर्वरता है वह वास्तविक जन्म दर है, क्षमता नहीं है। बात यहाँ पे क्षमता की हो रही है, कैपेसिटी की हो रही है, वो क्या है, जनन शक्ति, अधिकतम संभावित क्षमता। ठीक। बाकी ब्रह्मचर्य यह स्वैच्छिक यौन संयम है। ब्रह्मचर्य बांझपन या प्रजनन क्षमता का पूर्ण अभाव है। तो समझ गए होंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पितृसत्तात्मक, अंतर्विवाह, सोपान, समानता, ये 4 ऑप्शन है। इनमें से कौन सी विशेषताएं हिंदू जाति व्यवस्था की प्ररूपी है? हिंदू जाति व्यवस्था की प्ररूपी है। पितृसत्तात्मक, अंतर्विवाह, सोपान और समानता। तो इसमें कौन सा है, में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी और सी, अंतर्विवाह, एंडोगेमी और सोपान मतलब हायरार्की, पदानुक्रम। तो जो बी और सी है वही सही होगा। बाकी पितृसत्तात्मक एक परिवार की व्यवस्था है, समानता भी अलग चीज है, इक्वालिटी से रिलेटेड है। तो जो बी और सी है वही जातिगत व्यवस्था के रूप में उसकी विशेषताएं बताती है। ऐसे समझते हैं। आंध्र वेतेई के अनुसार हिंदू जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं सजाति विवाह मतलब इंडोगेमी, अंतर्विवाह और पवित्रता प्रदूषण पर आधारित श्रेणीबद्ध मतलब सोपान, हायरार्की। तो क्या है, एक तो अंतर्विवाह और दूसरा सोपान। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं। एक रेखीय विकासवादियों के अनुसार परिवार का विकास हर जगह विभिन्न चरणों में हुआ। नीचे दिए गए विकल्पों में से क्रमिक दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? स्वच्छंद संभोग, बहुपति, बहुपत्नी, एक पत्नी विवाह। स्वच्छंद संभोग, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, एक पत्नी विवाह। स्वच्छंद संभोग, बहुपत्नी विवाह, एक पत्नी विवाह, बहुपति विवाह। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कौन सा क्रोनोलॉजी सही होगा? आप लोग आंसर करिए। तो अगर देखेंगे तो जो बात मॉर्गन ने भी की थी, तो स्वच्छंद संभोग मतलब यौन साम्यवाद की बात सबसे पहले होगी, फिर बहुपति, पॉलीएंड्री, फिर पॉलीगेमी और फिर एक पत्नी विवाह। तो ए ऑप्शन जो है वो सही है ना। सबसे पहले यौन साम्यवाद, फिर पॉलीएंड्री, फिर पॉलीगेमी और फिर एक पत्नी विवाह। एल.एच. मॉर्गन, मैक्लेनन और बैकोफन जैसे एक रेखीय उद्विकासीय यूनिलीनियर इवोल्यूशनरी सिद्धांतकारों का मानना था कि मानव परिवार एक निश्चित क्रम में विकसित हुआ। यह मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित सटीक ऐतिहासिक विकास क्रम है, जहां समाज नियमहीनता से शुरू होकर एक पत्नी विवाह तक पहुंचता है। ये क्रम है, आप लोग याद रखिएगा। स्वच्छंद संभोग, बहुपति और बहुपत्नी, फिर एक पत्नी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 174 देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? 3 पीढ़ी के लोगों का होना, समष्टिवाद की भावना, श्रम का सरल विभाजन या स्वतः विकास। 3 पीढ़ियों के लोगों का होना, समष्टिवाद की भावना, श्रम का सरल विभाजन और स्वतः विकास। तो इसमें आपको बताना है कि ज्वाइंट फैमिली की विशेषता कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं है? स्वतः विकास, सुई जेनरिस जो स्वतः विकास है वो परिवार की विशेषता नहीं है। परिवार, भारत में संयुक्त परिवार एक विशिष्ट संस्था है जो सामान्य निवास, सामान्य रसोई घर, संपत्ति में साझेदार और पीढ़ियों की निरंतरता पर आधारित है। स्वतः विकास, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ समुदाय की मूलभूत विशेषता है। संयुक्त परिवार का निर्माण स्वतः नहीं होता, यह रक्त और विवाह के सचेत नियमों से बनता है। ठीक। तो ये तीनों सही है। 3 पीढ़ियों का एक साथ होना, समष्टिवाद मतलब कलेक्टिविज्म, बी की भावना, आय और लिंग के आधार पर श्रम का सरल विभाजन यहाँ पाया जाता है। स्वतः विकास, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ समुदाय की विशेषता है। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 175 देखेगा, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, 2 बच्चे, एक पुत्र वधू से निर्मित होकर परिवार को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे एवं एक पुत्र वधू से निर्मित परिवार को क्या कहेंगे? नाटकीय परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार। तो क्या कहेंगे? 175 क्वेश्चन देखिएगा और आंसर करिएगा। तो उसको क्या कहेंगे? ज्वाइंट फैमिली। जब भी एक ही छत के नीचे 2 से अधिक पीढ़ी के लोग, मतलब 3 पीढ़ी के या 3 पीढ़ी से अधिक लोग एक ही छत के नीचे रहने लगे, तब संयुक्त परिवार कहा जाएगा, ज्वाइंट फैमिली। अभी एक पीढ़ी ये हो गया, दूसरी ये हो गया और ये, ठीक, संयुक्त परिवार 175। कैसे? समाजशास्त्र में जब किसी परिवार में एकाकी संरचना, पति पत्नी और अविवाहित बच्चे के बाहर का कोई भी वैवाहिक जोड़ा या अतिरिक्त पीढ़ी जुड़ जाती है तो वो क्या कहलाती है? संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली। तो यह पति पत्नी और 2 बच्चों का समूह था। पुत्रवधू के आगमन का अर्थ है कि एक पुत्र अविवाहित है और 2 विवाहित जोड़ों का एक साथ रहना इसे संयुक्त परिवार बना देता है ना। आइए, संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली की कौन सी विशेषता सही नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से ज्वाइंट फैमिली की कौन सी विशेषता नहीं है। बड़ा आकार, सदस्यों के बीच निश्चित संस्करण, परंपराओं पर आधारित संरचना, सदस्यों में औपचारिक संबंध, तो जो फॉर्मल रिलेशन है वो ज्वाइंट फैमिली की विशेषता नहीं है, ठीक। तो जो सदस्यों में औपचारिक संबंध है ये विशेषता नहीं है। बाकी परंपराओं पर आधारित संरचना ना, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है। सदस्यों के बीच पदानुक्रम है, आंध्रवितेयी का हमने देखा भी। और बड़ा आकार भी होता है, तो क्योंकि 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग रह रहे हैं, पीढ़ीगत गहनता है, जो कि के.एम. कपाड़िया के अनुसार, तो समझ गए होंगे। परिवार C.H. कूले के अनुसार एक प्राथमिक समूह, मतलब प्राइमरी ग्रुप है। इसके अनुसार C.H. कूले के अनुसार यहाँ संबंध आमने सामने, घनिष्ठ, व्यक्तिगत और अनौपचारिक, इनफॉर्मल रिलेशन होते हैं, न कि फॉर्मल। परिवार के सदस्यों के बीच कभी भी औपचारिक या फॉर्मल संविदात्मक संबंध नहीं होते हैं। ऐसा है कि आप समझ गए होंगे जो डिफरेंस है। 177 क्वेश्चन देखिएगा, विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? पितृसत्तात्मक परिवार, जन्ममूलक परिवार, प्रजननमूलक परिवार या नवस्थानीय परिवार। विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? आप लोगों को आंसर करना है। तो क्या होगा? प्रजननमूलक परिवार, प्रजननमूलक परिवार, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। अभी हम लोगों ने वार्नर का जो क्लासिफिकेशन भी पढ़े थे, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, ठीक। W.L. वार्नर ने परिवार की उत्पत्ति, परिवार को व्यक्ति के जीवन चक्र के आधार पर 2 भागों में बांटा, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन एंड फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन जन्ममूलक और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन प्रजननमूलक, ठीक। मुस्लिम वधू को दिया जाने वाला मूल्य कहलाता है दहेज, वधू मूल्य, मेहर या मुआवजा। पहले भी पढ़ चुके हैं इस चीज को, तो क्या कहा जाता है? मेहर। क्या? मेहर। जो प्रोमिसर है वो प्रोमिसी को जो भी राशि कैश नगद देता है वो क्या कहा जाता है? मेहर। समाजशास्त्रीय दृष्टि से इस्लाम में विवाह, निकाह एक दीवानी संविदा, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। मेहर वह धनराशि या संपत्ति है जो विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधू को उसके सम्मान और आर्थिक सुरक्षा के रूप में अनिवार्यतः दी जाती है, ठीक। दहेज अलग चीज है। दहेज में जो लड़की की फैमिली है वो लड़के को देती है, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हिंदुओं में पाया जाता है। पर यहाँ पे जो लड़का है वो लड़की को दे रहा है, ठीक। मेहर, तो दोनों में अंतर समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 179 देखिएगा, वेस्टरमार्क के मतानुसार परिवार का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो क्या था? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, मातृवंशीय या पितृवंशीय। तो वेस्टरमार्क किसके सपोर्टर थे, किसके समर्थक थे? तो वेस्टरमार्क के अनुसार जो पितृसत्तात्मक है, पैट्रियार्चल सोसाइटी है, वही प्रारंभिक फैमिली का सिस्टम था, पैट्रियार्चल फैमिली। ये समझते हैं। एडवर्ड वेस्टरमार्क ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में सिद्ध किया कि परिवार का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो
पितृसत्तात्मक, पुरुष प्रधान और एक विवाही मोनोगेमस था। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत का समर्थन करते हुए वेस्टरमार्क ने तर्क दिया कि पुरुष के आधिपत्य और पुरुष ईर्ष्या मेल जेलसी के कारण प्रारंभिक परिवार मातृसत्तात्मक नहीं बल्कि जो है पितृसत्तात्मक था। तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज इनकी पुस्तक है, पैट्रियार्चल थियरी की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 180 देखते हैं। परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, समान पूर्वजों वाला एक 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 समूह, अपने बच्चों को एक साथ व्यक्ति, एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह। 180 क्वेश्चन पढ़िएगा। तो क्या है? रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, सामान्य पूर्वजों वाला एक समूह, सामान्य पूर्वजों मतलब कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर, समान पूर्वज, और अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति, एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह। तो कौन सा एक सही नहीं है? तो एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का समूह मतलब एक ही रेजिडेंस में कई लोग रह रहे हैं, पर इसका आधार नहीं बताया गया इसमें, क्योंकि हमने जो नातेदारी परिवार में देखा उसमें दो चीजें पढ़ा। क्या पढ़ा? कि जो ब्लड रिलेशन हो या विवाह से संबंधित संबंध हो, पर इसमें रेंडमली बात की गई है, व्यक्तियों का समूह है, एक आवास में रह रहे हैं, तो ये जो है परिवार का अर्थ नहीं है। बाकी कॉमन एंसेस्टर, अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति, और रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, तो ये सभी जो है विशेषता हैं। समाजशास्त्र में केवल एक ही छत के नीचे रहने मात्र से लोगों का समूह परिवार नहीं हो जाता, इसे गृहस्थी या आवास समूह कहा जाता है। परिवार के लिए रक्त, ये तीन चीजें आती है, रक्त, विवाह और दत्तक, एडॉप्शन, ये संबंध अनिवार्य है ना। ठीक, हॉस्टल या रूममेट जो है वो फैमिली नहीं है। ठीक, हॉस्टल और रूममेट जो है या हाउस होल्ड जो है वो फैमिली नहीं है। फैमिली के लिए रक्त, विवाह या एडॉप्शन जरूरी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 181 देखिएगा। मुस्लिम विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार, एक समझौता, एक एवं दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मुस्लिम विवाह हमने पढ़ा, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक संविदा है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन ना। आइए समझते हैं हम। मुस्लिम विवाह निकाह एक धार्मिक संस्कार नहीं बल्कि एक दीवानी समझौता, सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इसका उद्देश्य घर बसाना, संतानोत्पत्ति करना, उन्हें वैधता प्रदान करना और समझौते की स्वीकृति के लिए मेहर धन का होना आवश्यक शर्त है। ठीक, हिंदू में क्या है? एक पवित्र संस्कार है, वहीं मुस्लिम में समझौता। आशा है कि समझ गए होंगे आप लोग। 182 देखते हैं। मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था, मध्य युग में, मिडिल एज में परिवार निष्पादित करता था एक तरीके से। जो फैमिली का फंक्शन है वो पूछ रहा है। शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य और उपर्युक्त सभी। तो आंसर करना है तो क्या है? उपर्युक्त सभी। कहते हैं कि परिवार ही बच्चों का पहला टीचर है। तो शैक्षणिक कार्य भी करते थे, आर्थिक कार्य क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, सभी साझा संपत्ति ओन करते थे और सभी उस पर काम करते थे। तो आर्थिक कार्य भी और धार्मिक कार्य भी परिवार, तो उपर्युक्त सभी ही सही होगा। प्रकार्यात्मक फंक्शनल दृष्टि से परिवार का निर्माण कुछ मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। मध्य युग में आधुनिक राज्य और औपचारिक संस्थाएं के अभाव में परिवार ही समाज की सर्वप्रमुख इकाई थी। मध्यकालीन परिवार की एक बहुप्रकार्यात्मक मल्टी फंक्शनल संस्था थी जो सदस्यों की शिक्षा, आर्थिक उत्पादन, भरण पोषण और धार्मिक अनुष्ठान तीनों का निष्पादन स्वयं करती थी। शैक्षणिक, संस्कृति हस्तांतरण, आर्थिक उत्पादन का केंद्र, संस्कार एवं अनुष्ठान जो कि धार्मिक। आइए क्वेश्चन नंबर 185 देखते हैं। 185 देखते हैं। 183 और 4 स्किप है, वो बाद में देख लेंगे हम लोग। 185 देखते हैं। मातृसत्तात्मक परिवार प्रथा मानी जाती है। मातृसत्तात्मक परिवार प्रथा मानी जाती है मुसलमानों द्वारा
ब्राह्मणों द्वारा, भीलों द्वारा या केरल के नायरों द्वारा। तो मातृसत्तात्मक परिवार की प्रथा किसमें पाई जाती है, हम लोगों ने कई बार पढ़ा। तो जो केरल के नायर हैं, केरल के नायरों द्वारा, जहाँ पे हमने एक शब्द पढ़ा था क्या, कारवाड़, याद है आप लोगों को, याद रखिएगा। परिवार वह व्यवस्था है जिसमें सत्ता, अधिकार, निवास और वंश का निर्धारण माता या स्त्री के पक्ष से होता है। इसमें व्यवहारिक और औपचारिक दोनों दृष्टियों से परिवार की मुखिया महिला होती है। इसको क्या कहेंगे, मैट्रिलिनियल, मातृसत्तात्मक या मातृवंशीय परिवार। भारत में केरल के नायर मातृसत्तात्मक परिवार की प्रणाली के सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, इनको कारवाड़ कहा जाता है, ये याद रखिएगा। उत्तर पूर्व भारत में हमने बात किया था खासी और नायर में। दक्षिण भारत में ये तीन हैं, नायर, कदार और पुनियान। नायर, कदार, पुनियान। नॉर्थ ईस्ट में खासी, गारो, ये 5 हो गए, हम लोग याद रखेंगे। वहीं जौनसार, बाबर की खस जनजाति की पढ़े थे, तो ये सारी चीजें हम लोग याद रखिएगा। हिंदू विवाह में विच्छेदन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है, विजातीय विवाह की वजह से बंधनों का टूटना, अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर ज्यादा जोर दिया जाना, बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाना, अंतरजातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक अनुमोदन दिया जाना। तो क्या है, आप 188 क्वेश्चन देखिएगा। तो जो हिंदू विवाह में जो डाइवोर्स बढ़ रहे हैं, विच्छेदन, उसके लिए कौन सा कारण जो है जिम्मेदार है, तो कौन सा कारण जिम्मेदार है, अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर ज्यादा जोर दिया जाना। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, वेस्टर्नाइजेशन का प्रभाव और आधुनिकीकरण से जो हिंदू विवाह का स्वरूप धीरे धीरे संविदात्मक होता जा रहा है ना। अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर ज्यादा जोर दिया जाना। पारंपरिक रूप में हिंदू विवाह एक पवित्र और स्थायी संस्कार माना जाता था, किंतु आधुनिक वैधानिक हस्तक्षेप जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और पश्चिमीकरण ने इसे एक समझौते या कॉन्ट्रैक्ट के रूप का दे दिया। आधुनिक युवाओं में विवाह के पारंपरिक अटूट दृष्टिकोण के बजाय अनुबंधीय कॉन्ट्रैक्चुअल दृष्टिकोण विकसित हुआ। जब यह अनुबंध व्यक्तिगत अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता तो विवाह विच्छेद, जो डाइवोर्स की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक, आशा है कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा। हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त है उपनयन, खितवा, सप्तपदी और कुल्लुक। तो सबसे जरूरी क्या है, आवश्यक शर्त क्या है हिंदू विवाह का, तो सप्तपदी। ये वैधानिक भी है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी कहा गया है कि जब तक सप्तपदी का अनुष्ठान नहीं होता है, 7 फेरे नहीं लिया जाते हैं, तो विवाह मान्य नहीं है। सप्तपदी हिंदू वैदिक विवाह का सबसे महत्वपूर्ण और कानूनी रूप से अनिवार्य चरण है। इसमें वर उत्तर दिशा में कन्या को 7 मंत्रों के साथ 7 पदों तक साथ ले जाता है ना। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार सप्तपदी का 7वां कदम रखते ही विवाह को पूर्ण और विधिक रूप से मान्य माना जाता है। उपनयन क्या है, यह शिक्षा आरंभ से पूर्व का संस्कार है, जनेऊ संस्कार है उपनयन। खितवा यह विवाह की शर्त नहीं है। कुल्लुक की बात करें तो कुल्लुक भट्ट मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार थे, कोई अनुष्ठान नहीं था। मतलब कुल्लुक जो है वो टीकाकार थे मनुस्मृति के, बाकी खितवा विवाह की शर्त नहीं है। उपनयन क्या है, यह शिक्षा आरंभ से पूर्व संस्कार है, जनेऊ है। तो सप्तपदी क्या है, अग्नि प्रज्वलन, परिक्रमा, सप्तपदी 7 कदम, विवाह कानूनी रूप से पूर्ण। क्वेश्चन नंबर 190 देखिएगा। परिवार की उत्पत्ति का प्रतिशतात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। परिवार की उत्पत्ति का प्रतिशतात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। वेस्टरमार्क, सर हेनरी मैन, मॉर्गन और फ्रेजर। तो किसने किया, 190 क्वेश्चन आंसर करिएगा। तो सर हेनरी मैन। जब प्रतिशतात्मक की बात आएगी तो सर हेनरी मैन, और मातृसत्तात्मक की आएगी तो बैकोफन। पितृसत्तात्मक पैट्रियार्चल के लिए हेनरी मैन, और बैकोफन जो है मातृसत्तात्मक के लिए ना। आइए हम लोग आगे चलते हैं। प्लेटो और अरस्तु जैसे प्राचीन दार्शनिकों के विचारों को आगे बढ़ाते हुए सर
हेनरी मैन ने विश्व समाजों के अध्ययन के आधार पर परिवार की उत्पत्ति पितृसत्तात्मक पैट्रियार्चल का सिद्धांत दिया। सर हेनरी मैन ने सिद्ध किया कि परिवार का आदिम और प्रारंभिक स्वरूप केवल पितृसत्तात्मक था, बल्कि वह पितृस्थानीय और पितृवंशीय भी था। ठीक, बाकी वेस्टरमार्क मोनोगेमी की बात करते हैं, मॉर्गन उद्विकासी सिद्धांत से जुड़े हैं, और फ्रेजर जो है जेम्स फ्रेजर वो जादू व धर्म के अध्ययन से जुड़े हैं, जादू एवं धर्म के अध्ययन से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 191 देखिएगा, परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया? पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इरावती कर्वे। इरावती कर्वे 191 क्वेश्चन इरावती कर्वे। ये देखिएगा, नॉर्दर्न जोन, ईस्टर्न जोन, साउदर्न जोन और सेंट्रल जोन, इस तरीके से 4 जोन में उन्होंने विभाजित किया भारत को। किन्सिफ जोन में इरावती कर्वे। इरावती कर्वे भारतीय समाजशास्त्र में नातेदारी व्यवस्था की व्यापक और क्षेत्रीय अध्ययन के लिए जाने जाती हैं। इनकी पुस्तक है किन्सिफ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। पहले भी ये चीजें हम लोग कई बार कर चुके हैं, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। आईपी देसाई महुआ में संयुक्त परिवार के लिए माने जाने जाते हैं। के एम कपाड़िया हिंदू परिवार का अध्ययन किए हैं। ए एम शाह द हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ द फैमिली इन इंडिया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 191 हो गया है, 192 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में नातेदारी प्रथा के बारे में लिखा? सेम क्वेश्चन है ये भी, तो कौन? इरावती कर्वे। सेम क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, 193 देखिएगा, गलत युग्म को चिन्हित करें। आपको फॉल्स जो कॉम्बिनेशन है, गलत कॉम्बिनेशन है जोड़ा है, उसको पहचानना है। बताइए, पति पत्नी, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका, तो क्या है? तो जो भाई बहन है वो गलत युग्म है। क्यों गलत है, आइए समझते हैं। एक पढ़े हैं हम लोग, इंसेस्ट टैबू, निकटा विगमन निषेध। निकटाभिगमन निषेध इंसेस्ट टैबू के समाजशास्त्री सिद्धांत पर आधारित है। यह एक सार्वभौमिक नियम है जो निकट रक्त संबंधियों के बीच यौन या वैवाहिक संबंधों को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है। समाज में पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के बीच यौन एवं भावनात्मक संबंध सामाजिक या प्राकृतिक रूप से स्वीकार्य हैं। इसके विपरीत भाई बहन के मध्य निकटाभिगमन निषेध अत्यंत प्रभावित होता है ना। तो भाई बहन जो है वो ऑप्शन गलत है, वो जोड़ा गलत है। परिवार यह उसकी केंद्रीय संस्था है। परिवार यह इसकी केंद्रीय संस्था है। देश, विश्व, प्रांत या ऊपर में से कोई नहीं। 194 देखिएगा, तो जो परिवार है वो क्या है? सार्वभौमिक है, पूरे विश्व में पाई जाती है। तो विश्व की एक केंद्रीय क्या है? संस्था है। परिवार केवल एक देश या प्रांत तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व मानव समाज की सबसे प्राथमिक और केंद्रीय संस्था है। जीपी मोरडॉक ने सिद्ध किया कि कोई भी मानव समाज परिवार के बिना अस्तित्व में नहीं है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। मोरडॉक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में 250 विभिन्न समाजों का अध्ययन किया और पाया कि परिवार रूपी संस्था विश्व के हर समाज में अनिवार्य रूप से पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 195 देखेगा, धनुष और तीर धर्म क्रिया अभी भी इनमें चालू है। किस जनजाति में पूछ रहे हैं? धनुष और तीर की धर्म क्रिया अभी भी चालू है। टोडा, कुर्बी, जेनु कुर्बा और कादर। तो किसमें है? अभी भी जारी। आप लोग आंसर करिएगा। तो टोडा जनजातियों में ये प्रथा अभी भी है, टोडा में अभी भी है। आइए समझते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति में भ्रातृक बहुपति फ्रेटर्नल पॉलिएंड्री पाई जाती है। एक स्त्री के सभी पति भाई होते हैं। एक स्त्री के सभी पति भाई होते हैं। जब स्त्री गर्भवती होती है तो 7वें महीने में तो यह निर्धारित करने के लिए कि उस संतान का सामाजिक पिता कौन होगा, धनुष बाण संस्कार
परसुत मिमी किया जाता है, जो पति अपनी पत्नी को प्रतीकात्मक रूप से टहनी का बना धनुष और तीर भेंट करता है, वही संतान का पिता माना जाता है। तो जो धनुष बाण संस्कार है वो टोडा जनजातियों में पाया जाता है, जहाँ टोडा जनजातियां भ्रातृक बहुपति विवाह के लिए फेमस हैं, और जिसमें जो पत्नी है वो गर्भवती होती है जब 7वें महीने में, तो यह डिसाइड करने के लिए कि उसका सामाजिक पिता कौन होगा, धनुष बाण संस्कार किया जाता है। सामाजिक पितृत्व डिसाइड करने के लिए धनुष बाण की संस्कार होता है। निम्न में से कौन सा समूह मातृवंशागत है? मातृवंशीय परिवार समूह की बात कर रहा है। कुकी, नायर, मीना, कादर। कुकी, नायर, मीना, कादर, नागा, टोडा, मीना खासी, कुर्ब खासी, कुर्ब खासी, आपातानी, बंट, नायर खासी, बंट, गारो। 196 क्वेश्चन देखिएगा, तो हमने पढ़ा है नायर खासी गारो, तो ये जो डी ऑप्शन है ये सही है। आइए समझते हैं। तो पूर्वोत्तर में हमने पढ़ा गारो खासी जो असम और मेघालय में पाए जा रहे हैं, वहीं दक्षिण भारत में नायर बंट इरूला, नायर बंट इरूला, नायर बंट इरूला पाए जा रहे हैं ना। बाकी अगर बात करें मीना, नागा, टोडा और अपतानी, मीना, नागा, टोडा, अपतानी पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय समाज के उदाहरण है। और कौन? गोंड भी पितृसत्तात्मक के उदाहरण है। तो मैट्रिलिनियन में नॉर्थ ईस्ट में गारो खासी, दक्षिण भारत में नायर बंट इरूला, पढ़ा था, कादर भी शायद पढ़ा था हमने, वो भी याद रखिएगा। 3 और अधिक विवाह से संबंध, 3 और अधिक से विवाह संबंध को कहते हैं बहुपतिका, त्रिपत्नित्व, बहुविवाह या बहिर्विवाह। 197 क्वेश्चन पढ़िएगा। तो 3 या अधिक से विवाह करने को बहुविवाह कहेंगे ना। यहाँ पे ये क्लियर नहीं दिया है कि 3 या 3 से अधिक पुरुष से शादी करना या स्त्री से, क्योंकि ये जनरलाइजेशन है कि उसको बहुविवाह कहेंगे ना। जब एक पुरुष या स्त्री एक ही समय में एक से अधिक जीवन साथियों के साथ विवाह करता है तो इस व्यापक व्यवस्था को पॉलीगेमी या बहुविवाह कहा जाता है, जिसमें बहुपत्नी को पॉलीगेनी और पॉलीएंड्री बहुपति ना। आइए हम लोग, मैक्लेनन ने सर्वप्रथम बहुपति विवाह का उल्लेख किया था, ये भी याद रखिएगा। फैमिली शब्द फैमुलस शब्द से लिया गया है, जो कि है लैटिन, ग्रीक, रोमन, स्पेनिश। तो कैसा है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, तो ये है लैटिन ना। लैटिन शब्द फैमुलस से बना है ना। अंग्रेजी भाषा का शब्द फैमिली लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से उत्पन्न हुआ है। रोमन कानून में इसका अर्थ है एक ऐसे समूह से जहां माता पिता, बच्चे और यहाँ तक कि नौकरदास भी शामिल हो। ठीक। समाजशास्त्री एल्मर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में इस शब्द का विस्तृत व्याख्या और प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 199, पितृवंशागत नंबूदरियों के संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे। तो पितृवंशागत जो पैट्रीलिनियल नंबूदरी ब्राह्मणों में पाई जाती है जॉइंट फैमिली, उसको क्या कहते हैं? ईलम, तारवाड़, मोइटी, कुरीना। तो क्या कहा जाता है? ईलम या इलोम, ईलम या इलोम। तारवाड़ किससे संबंधित है? नायर से। ठीक। तो नंबूदरी ब्राह्मण में ईलम पाया जाता है जो कि पितृसत्तात्मक है, और तारवाड़ जो है नायर समुदाय में जो कि मातृसत्तात्मक है ना। बाकी अगर मोएटी की बात करें तो समाज के 2 मुख्य वंश समूहों में विभाजन को कहते हैं, परिवार का नाम नहीं है। मुसलमानों में शरिया में होता है पैगंबर के जीवन आचरण का पालन करना, इस्लाम के सिद्धांतों का पालन करना, विवाह, परिवार और विरासत के संबंध में नियंत्रण, हराम और हलाल के बीच का अंतर। तो शरिया में क्या होता है? आंसर करिएगा। तो जो इस्लामिक सिद्धांत हैं उनका पालन करना, उनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं, नियम हैं, उनकी बात शरिया में होती है। तो इस्लाम के सिद्धांतों का पालन करना,
तो सरिया या शरीयत उस व्यापक समुच्चय या नीति को कहते हैं जो इस्लामी कानून, परंपराओं और व्यक्तिगत नैतिक आचरणों पर आधारित हैं। यद्यपि शरीयत जो है वो विवाह, विरासत, हलाल हराम को नियंत्रित करती है, परंतु इससे व्यापक है सरिया। तो परंतु सबसे सटीक और व्यापक उत्तर इस्लाम के सिद्धांतों का पालन है, क्योंकि शरीयत इस्लामी समाज में रहने के नियम और कानून की समग्र भूमिका निभाता है ना। तो संपूर्ण जीवन आचरण को रिप्रेजेंट करता है सरिया, इस्लामिक सिद्धांत। आइए क्वेश्चन नंबर समझते हैं 201। हिंदुओं में कौन सा समूह विवाह का प्रस्ताव रखता है? हिंदुओं में कौन सा समूह विवाह का प्रस्ताव रखता है? लड़के का समूह, लड़की का समूह, दोनों समूह या इनमें से कोई नहीं? ABCD में आंसर करिएगा कौन सा सही है। तो हिंदुओं में जो समूह विवाह का प्रस्ताव रखता है वो क्या है? लड़कियों का समूह, मतलब जो ब्राइड है, जो दुल्हन है, जो लड़की है, उसकी तरफ से ये प्रस्ताव रखा जाता है शादी का हिंदुओं में। तो पारंपरिक हिंदू विवाह मानदंडों में विवाह प्रस्ताव की शुरुआत संरचनात्मक रूप से वधू पक्ष लड़की समूह से होती है। जो प्रपोजल जाएगा वो लड़की की तरफ से जाएगा, लड़के के परिवार को, वर पक्ष को ना। यह कन्यादान की सांस्कृतिक और धार्मिक अवधारणा से गहराई से जुड़ा है, जहां दुल्हन को एक योग्य दूल्हे को प्रस्तावित किया जाता है, जिसके लिए दुल्हन के पक्ष को दूल्हे के परिवार की तलाश करनी होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 202 देखिएगा। ग्रीक शब्द पैट्रिया का मतलब है। ग्रीक शब्द पैट्रिया का मतलब है माँ, पिता, बहन या भाई। माँ, पिता, बहन या भाई। तो ग्रीक शब्द पैट्रिया का मतलब है पिता। मूल शब्द पैट्रिया ग्रीको रोमन मूल का है। इसका अनुवाद स्पष्ट रूप से पिता या पिता के वंश के रूप में होता है। माँ शब्द जो है मैटर से, जो लैटिन शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है। तो पैट्रिया और मैटर दोनों याद रखेगा। तो ग्रीको रोमन पैट्रिया और लैटिन ग्रीक जो है वो मैटर। तो पैट्रिया से पैट्रियाचा, पैट्रिलिनियल, पैट्रिलोकल शब्द बने हैं जो कि पिता को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 203 देखिएगा। विवाह क्या है? लोक मार्ग, अधिक सामंजस्य संस्था, सामाजिक संस्था और सामाजिक मानक। तो विवाह क्या है? एक संस्था है, एक सामाजिक संस्था है, हमने पढ़ा भी है। समाजशास्त्र में विवाह को सार्वभौमिक रूप से एक सोशल इंस्टीट्यूशन माना जाता है। क्या माना जाता है? सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक संस्था नियमों, मानदंडों और प्रक्रियाओं की एक स्थापित प्रणाली है जिसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। विवाह, प्रजनन और परिवार निर्माण के लिए सामाजिक रूप से स्वीकृत नियामक ढांचा, नियमों की पुस्तिका है। तो संस्था क्या होती है? अमूर्त है, नियम और मानदंड। उदाहरण के लिए विवाह। तो विवाह क्या है? संस्था है। वहीं एसोसिएशन क्या है? वो मूर्त होती है, लोगों का समूह होती है। तो वो परिवार है। परिवार जो है समिति और संस्था दोनों है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं रहिएगा। बाकी विवाह केवल एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 204 देखिएगा। एक व्यक्ति, उसका भाई और उस भाई के बच्चे, एक व्यक्ति, उसका भाई और भाई के बच्चे आपस में किस प्रकार के नातेदार हैं? विवाह संबंधी, रक्त संबंधी या समानांतर नातेदार या मातृवंशी संबंधी या नातेदार? तो आंसर करिएगा। तो क्या है? ब्लड रिलेशन ना, रक्त संबंधी नातेदार। हमने पढ़ा है रक्त संबंधी और विवाह संबंधी, कॉन्सैंग्यूनिटी और एफिनल। तो जो ब्लड रिलेशन से हैं, मूल परिवार है जिसे कहते हैं, वो क्या है कि, और जो एफिनल है वो क्या है? वो जो बाद में जो फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन होता है, मतलब जो विवाह से संबंध स्थापित होते हैं, जैसे पति पत्नी, सास ससुर, जीजा साली, तो वो क्या है? विवाह से स्थापित रिश्ते होते हैं। तो रक्त संबंधी नातेदार में आएंगे ना। तो हमने पढ़ा है रक्त संबंधी और विवाह संबंधी। तो नातेदारी को मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांटा गया है, रक्त संबंधी और विवाह संबंधी। एक व्यक्ति, उसका भाई और भाई के बच्चे जैविक वंश या रक्त रेखा साझा करते हैं, इसलिए वे रक्त संबंधी नातेदार हुए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 205 देखते हैं। व्यक्तिगत और नातेदारी शब्दावली के मिश्रण से किए जाने वाले संबोधन को टायलर ने क्या कहा?
हमने पढ़ा था, तो माध्यमिक संबोधन, परिहास, विनिमय या सहकष्टी, तो क्या कहा जाएगा? माध्यमिक संबोधन या टेक्नोनेमी, माध्यमिक संबोधन या टेक्नोनेमी। तो इसका कॉन्सेप्ट कौन दिया था? टायलर ने। टायलर, ये भी याद रखिएगा, टायलर ने। परिहास का किसने दिया था? ब्राउन ने, रेडक्लिफ ब्राउन ने। तो जब हम ये फेमस है कि मतलब अब पत्नियों को पति का नाम नहीं लेना होता, तो वो बच्चों या इन सब के नाम से एक माध्यमिक संबोधन का तरीका खोजती हैं और उस तरीके से अपने पति को बुलाती हैं या इंगित करती हैं। ईबी टायलर द्वारा गढ़ा गया शब्द माध्यमिक संबोधन टेक्नोनोमी आमतौर पर एक बच्चे के साथ उसके संबंध के आधार पर संबोधित करने की प्रथा है ना। जीवन साथी को रामू की माँ, रामू के पिता के रूप में संबोधित करना एक मध्यस्थ के माध्यम से व्यक्तिगत और नातेदारी शब्दावली के मिश्रण को पूरी तरीके से समझाता है। परिहास संबंध, जोकिंग रिलेशनशिप हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसे जीजा साली, देवर भाभी ना। और सहकष्टी कॉवेड वह रिवाज है जहाँ पति अपनी पत्नी के प्रसव का अनुकरण करता है, प्रसव दर्द का मतलब नाटक करता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 206 देखते हैं। के.एम. कपाड़िया ने परिवार का अध्ययन कहाँ पर किया? नवसारी में, महुआ में, समीरपेट में या रामनगर में? तो जो के.एम. कपाड़िया का अध्ययन क्षेत्र था वो क्या था? नवसारी। महुआ में कौन? आई.पी. देसाई। तो भारतीय समाजशास्त्री के.एम. कपाड़िया ने नवसारी गुजरात शहर में परिवार संरचनाओं पर अपना महत्वपूर्ण अनुभवजन्य अध्ययन किया था। महुआ जो है आई.पी. देसाई ज्वाइंट फैमिली के अध्ययन से जुड़ा है। समीरपेट एस.सी. दुबे। और वहीं अगर बात करें तो आई.पी. देसाई महुआ, एस.सी. दुबे, के.एम. कपाड़िया नवासारी। आइए क्वेश्चन नंबर 207 देखते हैं। रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को क्या कहेंगे? पहले भी पढ़ चुके हैं, नातेदारी। नातेदारी व्यवस्था क्या है, किस पर आधारित है? ब्लड रिलेशन और एफिनल या मैरिज रिलेशन। तो किनशिप वह व्यापक सामाजिक व्यवस्था है जो रक्त, सगोत्र और वैवाहिक संबंध या गोद लेने पर, एडॉप्ट करने पर आधारित संबंधों को परिभाषित और नियंत्रित करता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 208 देखते हैं। परिवार को इस तरह से देखा जा सकता है: अस्थायी कार्यात्मक संस्था, एक प्रतिक्रिया, एक प्राथमिक संघ, एक गौण गण। तो परिवार को किस तरीके से देखा जा सकता है? तो एक परमानेंट फंक्शनल इंस्टीट्यूशन की तरह देखा जा सकता है ना, एक अस्थायी कार्यात्मक संस्था की तरह, क्योंकि ये अस्थायी है, कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है परिवार। तो और इसके कुछ फंक्शन भी जो हम लोग पढ़े भी, संतानोत्पत्ति, उनका पालन पोषण, ये सारी चीजें। तो अस्थायी कार्यात्मक संस्था। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परिवार समाज में सबसे सार्वभौमिक और मूलभूत अस्थायी कार्यात्मक संस्था है, परमानेंट फंक्शनल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि यह संस्था सभी मानव समाज में मौजूद है और कार्यात्मक है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य जैसे जैविक प्रजनन, प्राथमिक सामाजिक और आर्थिक सहयोग करती है। क्या? रिप्रोडक्शन, सोशलाइजेशन एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और ये परमानेंट इंस्टीट्यूशन है। आइए क्वेश्चन नंबर 209 देखते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार विवाह का अध्ययन इस पर आधारित है। विवाह का अध्ययन किस पर आधारित है? कर्मकांड एवं संस्कार, पुरुष एवं स्त्री के बीच यौन संबंध, शिशु पालन की प्रक्रिया, भूमिकाओं की व्यवस्था। तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार विवाह का अध्ययन किस पर आधारित है? आंसर करिएगा आप लोग भी। तो ये आधारित है भूमिकाओं की व्यवस्था पे, भूमिकाओं की व्यवस्था पे। आइए समझते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य समाज को सामाजिक भूमिकाओं और स्थितियों के एक जाल के रूप में देखता है। जो विवाह का अध्ययन भूमिकाओं की व्यवस्था, सिस्टम ऑफ रोल के रूप में देखा जाता है। समाजशास्त्र इस बात से संबंधित है कि विवाह समाज के भीतर विशिष्ट संरचनात्मक भूमिकाएं जैसे पति, पत्नी, पिता, माता और उन भूमिकाओं से जुड़े पारस्परिक जो अधिकार, कर्तव्य और अपेक्षाएं हैं वे कैसे निर्धारित होती हैं। मतलब विवाह के बाद जो पति की भूमिका है, हस्बैंड रोल है, कर्तव्य व अधिकार है, वहीं पत्नी की भूमिका, कर्तव्य और अधिकार और म्यूचुअल जो एक्सपेक्टेशन है, ऑब्लिगेशन है, पारस्परिक जो अपेक्षाएं हैं वो। तो एक तरीके से विवाह को भूमिकाओं की व्यवस्था के रूप में अध्ययन किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 210 देखते हैं। विषम लैंगिक सहोदरज के बीच विवाह कहाँ मान्य है? आप बताइएगा,
विषम लैंगिक सहोदरज के बीच बीच जो विवाह है वो कहाँ मान्य है? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत या दक्षिणी भारत में? तो कहाँ मान्य है? साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। कहाँ मान्य है? दक्षिण भारत में। आइए समझते हैं। क्रॉस कजिन का अर्थ है विपरीत लिंग वाले भाई बहनों के बीच, जैसे मामा के बच्चे या बुआ के बच्चों के बीच विवाह। तो दक्षिण भारत की द्रविड़ नातेदारी प्रणाली में क्रॉस कजिन विवाह के न केवल मान्य है बल्कि अक्सर इसे प्राथमिकता भी दी जाती है। ऐतिहासिक रूप से टायलर द्वारा उल्लिखित है। नातेदारी व्यवस्था सख्ती से बहिर्विवाह के नियम का पालन करती है, जहां हिंदुओं के बीच चचेरे ममेरे भाई बहन के दोनों प्रकार के विवाह सपिंड बहिर्विवाह आमतौर पर निषिद्ध है। तो जो भाई बहन है, तो जो क्रॉस कजिन मैरिज है, ममेरे फुफेरे भाई बहनों के मध्य विवाह हो सकता है। आइए समझते हैं 211 गोत्र किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? तो बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, सांस्कृतिक या प्रजाति। तो गोत्र, समान गोत्र में कॉमन एंसेस्टर के लोगों को आपस में शादी नहीं करनी चाहिए। तो 211 क्वेश्चन का जो अर्थ है कि गोत्र बहिर्विवाह, ना गोत्र क्या बहिर्विवाह। गोत्र बहिर्विवाह। तो जो ऑप्शन ए है वो क्या है? सही है ना। ऑप्शन ए जो है वो सही है, गोत्र बहिर्विवाह। तो गोत्र एक बहिर्विवाही समूह है। हिंदू समाज में गोत्र के लोग स्वयं को एक ही आदिवासी कॉमन एंसेस्टर की संतान मानते हैं, इसलिए उनके बीच रक्त संबंध माना जाता है। मतलब क्या है कि जो स्वयं का गोत्र कॉमन एंसेस्टर है उनमें क्या है? विवाह वर्जित है, विवाह स्वीकृत है कि अलग अलग गोत्र के हों। तो गोत्र एक एक्सोगेमस बहिर्विवाही समूह है। हिंदू समाज में एक गोत्र के लोग स्वयं को एक ही आदिवासी की संतान मानते हैं, इसलिए उनके बीच रक्त संबंध माना जाता है। समान गोत्र में विवाह वर्जित है। विवाह सदैव अपने गोत्र से बाहर किया जाता है, जिसे गोत्र बहिर्विवाह कहते हैं ना। आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 212 देखिएगा। अंकल शब्द है वर्गात्मक, विरोधाभासी, विशिष्टात्मक और संकुचित। तो ये बात हम पढ़े थे क्लासिफैक्टरी और डिस्क्रिप्टिव। तो जो अंकल है वो क्या है? वर्गात्मक संज्ञा है ना। एक ही नाम से कई नातेदार को हम बुला सकते हैं। तो एल.एच. मॉर्गन ने क्लासिफैक्टरी और वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव की बात की थी। वर्गात्मक संज्ञा में अनेक विभिन्न प्रकार के रिश्तेदारों के लिए एक ही शब्द, जैसे चाचा, मामा, मौसा, इन सब के लिए अंकल जो है, ये क्या है? क्लासिफैक्टरी। डिस्क्रिप्टिव विशिष्टात्मक वो है जब किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए एक विशिष्ट शब्द हो, जैसे पिता केवल जन्म देने वाले के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 213 देखिएगा। जब एक रिश्तेदार परोक्ष रूप से दूसरे रिश्तेदार को संबोधित करता है तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? मातुल संबंध, अनुसंतति संबोधन, पितृ स्वसा संबंध या कुआद। जब एक रिश्तेदार परोक्ष रूप से दूसरे रिश्तेदार को संबोधित करता है ना, तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो आंसर करिएगा। तो इस व्यवस्था को अनुसंतति संबोधन, अनुसंतति संबोधन। मातुल हम जानते हैं जहाँ पे मामा का रोल प्रमुख है, उसको कहते हैं, इसको कहते हैं पितृसुसा की बुआ का रोल नातेदारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण हो। और कौवाट जो है वो क्या है? सहकष्टी या सहप्रसूतिता, सहप्रसूतिता ना। तो अनुसंतति मतलब चाइल्ड के नाम से। तो अनुसंतति संबोधन जो टेक्नोनॉमी है, नातेदारी व्यवहार की वह प्रथा है जिसमें कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदार, मुख्यतः पति पत्नी को उसके नाम से न पुकार कर किसी तीसरे व्यक्ति, प्राय संतान के माध्यम से संबोधित करती है। इस अवधारणा का उल्लेख बी टॉयलर ने किया है टेक्नोनॉमी। बाकी जो मातुल है, मैटरनल अंकल का मुख्य स्थान नातेदारी व्यवस्था में, पितृसुसा जो बुआ का, और कुआर जो है पति द्वारा प्रसव या गर्भावस्था के दौरान पत्नी के कष्ट का नाटक करना, सहकष्टी या सहप्रसूतिता।
क्वेश्चन नंबर 214 देखिएगा, निम्न में से पूर्वामुखीकरण परिवार का उदाहरण है। क्या है? निम्न में से पूर्वामुखीकरण परिवार का उदाहरण है। जिसमें जन्म हुआ हो, जिसमें विवाह हुआ हो, जिसमें गोद लिया गया है या जिसमें सदस्यता पाना चाहता है। 214 क्वेश्चन देखिएगा और आंसर करिएगा। तो पूर्वामुखीकरण परिवार क्या है? जिसमें हम जन्म लेते हैं, मतलब जन्म मूलक जो परिवार है। तो समाजशास्त्री W.L. वार्नर ने नाभिकीय परिवार को व्यक्ति के दृष्टिकोण से दो प्रकार से पूर्वामुखीकरण या जन्म मूलक फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन की बात की है। उसके अलावा फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन मतलब प्रजनन मूलक परिवार में दो तरीके से बांटा है। तो वह परिवार जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है, उसका लालन पालन होता है, माता पिता भाई बहन, जिसे जन्म मूलक परिवार कहेंगे ना। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 215 देखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम पिता पक्ष की ओर विवाह की अनुमति नहीं देता है। जो हिंदू विवाह अधिनियम है पिता पक्ष की ओर विवाह की अनुमति नहीं देता है। 3 पीढ़ियों में, 4 पीढ़ियों में, 5 पीढ़ियों में या 6 पीढ़ियों में? तो बताइएगा, तो कितनी पीढ़ियों में? 5 पीढ़ी तक पिता के पक्ष में ही शादी नहीं कर सकते हैं। आइए समझते हैं। जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, सपिंड बहिर्विवाह, सपिंड बहिर्विवाह के नियम को कानूनी मान्यता देता है, जो निकट संबंधियों में विवाह को रोकता है, मतलब निकटाभिगमन निषेध। और अधिनियम की धारा 5 के अनुसार एक हिंदू पुरुष या महिला अपने पिता की ओर से जो 5 जनरेशन है, 5 पीढ़ियों तक विवाह नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो 5 पीढ़ियों तक विवाह वर्जित है। माता पक्ष में 3 पीढ़ियों तक, माता पक्ष में 3 पीढ़ियों तक, पिता पक्ष में 5 पीढ़ियों तक वर्जित है ना। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, विशिष्ट विवाह अधिनियम और सती विरोधक अधिनियम। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1856 में। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1856 में। हिंदू विवाह अधिनियम HM में हिंदू मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था? हिंदू मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1955 में। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ था। वहीं विशिष्ट विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में पारित हुआ था, जिसको सिविल मैरिज एक्ट नागरिक विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट और सती विरोधक अधिनियम, जो सती विरोधक अधिनियम है वो कब पारित हुआ था? 1829 में ना, 1829 में। आइए हम लोग आगे देखते हैं। सती 1829 राजा राम मोहन राय के प्रयासों से और विलियम बेंटिक। 1856 में विधवा पुनर्विवाह, 1954 विशिष्ट विवाह, 1955 में हिंदू विवाह। और बाल विवाह जो शारदा एक्ट है वो 1929 है, आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरीके से लगभग जो एक्ट्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी कभी भी पूछा जा सकता है। 217 क्वेश्चन देखेगा। नातेदारी संरचना, इसके जाल, संबोधन एवं संगठन का अध्ययन किसके द्वारा नहीं किया गया? नातेदारी संरचना, इसके जाल, संबोधन एवं संगठन का अध्ययन किसके द्वारा नहीं किया गया है? TN मदान, लीला दुबे, इरावती कर्वे, इन आर सेठ। तो 217 क्वेश्चन आप लोग आंसर करिएगा। तो किसके द्वारा नहीं किया गया है? तो इन आर सेठ। बाकी हमने TN मदान, लीला दुबे, इरावती कर्वे के बारे में पढ़ा ही नातेदारी संरचना में। आइए समझते हैं। भारत में जो नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन विशिष्ट समाजशास्त्रियों द्वारा किया गया है, जिन्होंने परिवार, विवाह और नातेदारी शब्दावली पर गहन शोध किया है। तो जो NR सेठ है उनका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी से जुड़े हैं। जो NR सेठ हैं, सेठ इनका नाम है, इनके नाम में सेठ है, तो वो क्या से जुड़े हैं? इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी से। ये रिलेट कर लीजिएगा आप लोग।
और ट्रेड यूनियन है, न कि नातेदारी संरचना। तो इनका जो अध्ययन का क्षेत्र है वो क्या है, ट्रेड यूनियन है। बाकी इरावती कर्वे इनका किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया है, नातेदारी जोन में भारत को डिवाइड किया है। तो इस तरीके से उन्होंने अध्ययन किया है। टी एन मदान जो है कश्मीरी पंडित के परिवार का अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। लीला दुबे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में नातेदारी व जेंडर पर काम किया है। 218 क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी जनजाति पितृवंशी है। इन जनजातियों में कौन सी जनजाति पितृवंशी है। गारो, खासी, टोडा, मलिक्यू। गारो, मलिक्यू, खासी, टोडा। तो 218 क्वेश्चन दिखेगा और बताना है आपको पैट्रीलिनियल जनजाति तो कौन सी है, टोडा जनजाति, जो कि तमिलनाडु के नीलगिरी में है। क्या है, तमिलनाडु के नीलगिरी में टोडा जनजाति पाई जाती है, जो कि पितृवंशी है ना। वंशक्रम और आधार पर जनजातियां पितृवंशी मातृवंशी होती हैं। टोडा नीलगिरी पहाड़ियों के पितृवंशी जनजाति है। यहाँ फ्रेटर्नल पॉलिएंड्री भ्रातृक बहुपति विवाह के लिए जानी जाती है। मातृवंशी गारो, खासी, नायर। टोडा जो है वो पितृवंशी जनजाति है ना। नीचे कथन और तर्क दिया है, आपको बताना है। आधुनिक भारत में विवाह की सामाजिक संस्था बहुत से परिवर्तनों से निकली है। ये बात सही है। भारतीय युवा पश्चिम के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। ये तर्क भी सही है। और क्या जो तर्क है वो कथन की व्याख्या करता है, तो हाँ सही व्याख्या जो है। अगर देखें भारतीय जो विवाह की जो सामाजिक संस्था परिवर्तन से गुजर रही है, पर उसका एकल निर्धारण हम लोग नहीं कर सकते। जैसे वेस्टर्नाइजेशन एक कारण में से एक है, पर उसके अलावा कई चीजें और भी बदली हैं, जिनके कारण जो आधुनिक भारत में विवाह का जो स्वरूप है वो परिवर्तित हो रहा है ना। तो बी जो है सही ऑप्शन होगा। क्यों होगा कि जो संस्थागत परिवर्तन बहुआयामी होते हैं। विवाह संस्था में परिवर्तन एक स्थापित सत्य है, मतलब ये मल्टी डायमेंशनल है, न कि केवल पश्चिमी प्रभाव की। तो जो वेस्टर्नाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, एजुकेशन सिस्टम है, उसके अलावा जो प्रोडक्शन सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, वो भी है। तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट है, तो मतलब मल्टी डायमेंशनल है ना, एकल निर्धारण नहीं कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 220 देखते हैं। नातेदारी अध्ययन में सहबंध सिद्धांत। नातेदारी अध्ययनों में सहबंध सिद्धांत इनमें से किस विद्वान के लिए संबद्ध है। क्या सहबंध सिद्धांत बताना है नातेदारी के किस विद्वान के साथ संबंध है। कैथलीन गॉफ कोलिंडा, सी लेवी स्ट्रॉस या रेडक्लिफ ब्राउन तो आंसर करना है कौन है, तो क्लाउडे लेवी स्ट्रास की एलायंस थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए, एलायंस थ्योरी के लिए। आइए समझते हैं। सहबंध सिद्धांत जो एलायंस थ्योरी है, नातेदारी के अध्ययन का प्रमुख दृष्टिकोण है, जो वंश के बजाय विवाह को समाज की मूल संरचनात्मक इकाई मानता है। तो डिसेंट थ्योरी किसकी है, रेडक्लिफ ब्राउन की, और एलायंस थ्योरी क्लाउडे लेवी स्ट्रास की। और डिसेंट थ्योरी में फोकस जो है ब्लड रिलेशन पे है, वहीं जो नातेदारी जो एलायंस थ्योरी है इनकी, उसमें फोकस है मैरिज और एक्सचेंज पर। तो क्लाउडे लेवी स्ट्रास द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप में इसे प्रतिपादित किया। उनके अनुसार जो नातेदारी का मुख्य आधार समूहों के बीच महिलाओं के आदान प्रदान या एक्सचेंज द्वारा बने वैवाहिक सहबंध हैं। रेडक्लिफ ब्राउन सहबंध की बजाय डिसेंट थ्योरी वंश सिद्धांत पर फोकस्ड है। आइए क्वेश्चन नंबर 221 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौवाट का सर्वोत्तम वर्णन है। पति रोगी इनवैलिड का जीवन बिताता है। पति पत्नी समान तरीके से जीवन बिताते हैं। नातेदारी का व्यवहार किनशिप यूजेज या पति और पत्नी के बीच प्रेम और संवेग का संबंध। तो आप लोग आंसर करिएगा, तो क्या है, तो पति रोगी या इनवैलिड का जीवन बिताता है, मतलब हम समझे जो सहप्रसूतिका या सहकष्टु की बात, जिसमें जो पति है वो पत्नी के गर्भावस्था या प्रसव के दौरान उसी के जो दर्द का नाटक करता है। तो वो बात 221 क्वेश्चन में होती है। 221 क्वेश्चन में
बात होती है। तो सह प्रसवता एक विशिष्ट प्रथा है जहाँ पुरुष को अपनी पत्नी के प्रसव काल के दौरान उन सभी निषेधों और कष्टों का प्रतीकात्मक पालन करना होता है जो पत्नी सहती है। इस प्रथा में जो पति है एक रोगी इनवैलिड की तरह जीवन बिताता है जो बच्चे के जन्म से जुड़े जादुई या धार्मिक विश्वासों पर आधारित है ना, जैसे टोला और खासी जनजातियों में माँ के गर्भावस्था का अनुकरण पिता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 222 देखेगा, किसने परिवार के एक रूप में पुनालुआन का वर्गीकरण किया है? पुनालुआन का वर्गीकरण किया है जीपी मोरडॉक, पीएन प्रभु, एलएच मॉर्गन या केएम कपाड़िया। तो किसने किया है? मॉर्गन ने ना। मॉर्गन ने 5 क्रमिक विकास की बात की और क्लासिफाई किया था परिवार के। कौन है? मॉर्गन ना, मॉर्गन। कौन है? मॉर्गन। कौन? समरक, पुनुलुआन समूह, सिंडेस्मियन, पितृसत्तात्मक और मोनोगेमस एक विवाही। ठीक। 223 देखेगा, नातेदारी शब्दावलियां विवाह की वरीयताओं और प्रतिषेधों को बहुत हद तक परिलक्षित करती हैं। नातेदारी शब्दावलियां विवाह की वरीयताओं और प्रतिषेधों को बहुत हद तक परिलक्षित करती हैं। द्रविड़ विवाह में रिश्तेदारों की कौन सी श्रेणियों में वरीयता दी जाती है जो शब्दावलियों में परिलक्षित होती है? क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा। नातेदारी शब्दावलियां किनशिप जो शब्दकोश है, शब्दावलियां हैं, विवाह की वरीयताओं और प्रतिषेधों को बहुत हद तक प्रतिलक्षित करती हैं। द्रविड़ विवाह में रिश्तेदारों की कौन सी श्रेणियां को वरीयता दी जाती है? शब्दावलियों में परिलक्षित होती है। सपिंड विवाह के लिए वरीयता, भ्राता भगिनी संतति विवाह के लिए वरीयता, चचेरे मौसेरे भाई बहन के बीच विवाह के लिए वरीयता, या प्रतिषेधित भ्राता भगिनी संतति विवाह और चचेरे मौसेरे भाई बहन के बीच विवाह। 223 क्वेश्चन साउथ इंडिया के बारे में बात हो रही, तो हमने पढ़ा भी है। तो यहाँ पे क्या है? भ्राता भगिनी संतति विवाह के लिए जो वरीयता है, भ्राता भगिनी, जो बी ऑप्शन है, आइए समझते हैं। तो दक्षिण भारतीय द्रविड़ नातेदारी प्रणाली में विवाह वरीयताओं के स्पष्ट नियम है, जहां भ्राता भगिनी संतति मतलब क्रॉस कजिन, ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। द्रविड़ शब्दावली स्पष्ट रूप से क्रॉस कजिन विवाह का समर्थन करती है, जबकि उत्तर भारत में यह निषिद्ध है। उत्तर भारत में यह निषिद्ध है ना। दो 224 क्वेश्चन, जब कोई नवविवाहित युगल पुरुष के पिता के घर में रहता है, जब कोई नवविवाहित युगल पुरुष के पिता के घर में रहता है, तो इस प्रकार के निवास स्थान को पितृस्थानिक ना, पैट्री या पितृस्थानिक ना। 224 क्वेश्चन आइए हम लोग समझते हैं। पैट्री लोकल पितृस्थानिक पति के पिता के घर, मैट्री लोकल मातृस्थानिक पत्नी की माता के घर, नवस्थानिक जब दोनों जगह न रहकर आप एक नया घर बसाते हैं और वहां रहते हैं। समझ गए हैं? आइए 225 क्वेश्चन देखिए, किसने अफ्रीकी जनजातियों में चोकटाह और ओमाहा की नातेदारी प्रणाली का संरचना का अध्ययन किया? किसमें? अफ्रीका की जनजातियों में। तो हमने पढ़ा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों का अध्ययन किए थे। कौन किए थे? A.R. रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन को सामाजिक मानवशास्त्र में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का जनक माना जाता है। उन्होंने अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों का तुलनात्मक अध्ययन किया। विशेष रूप से उन्होंने अफ्रीकी जनजातियों चोकटाह और ओमाहा की नातेदारी प्रणाली का गहन विश्लेषण किया। टायलर की बात करें तो धर्म और संस्कृति एनिमिज्म का अध्ययन किए हैं। इवांस जो प्रिजार्ड हैं वो न्यूर जनजाति और अजांडे जनजाति का अध्ययन किए हैं। मलिनोवस्की ट्रोबियन आइलैंडर की अध्ययन से फेमस हैं। तो चोकटाह और ओमाहा रेडक्लिफ ब्राउन, मलिनोवस्की ट्रोबियन और इवांस प्रिजार्ड जो है वो न्यूर। 226 नीचे 2 कथन दिए गए हैं और फिर तर्क दिया गया है, आप लोगों को आंसर करना है। सजातीय विवाह आज भी भारतीय
समाज में प्रचलित है। लोग अपनी जाति में ही विवाह करना पसंद करते हैं। ए और आर दोनों देखिएगा और आंसर करिएगा तो क्या है, तो ये भी सही है। सुजातीय विवाह आज भी भारतीय समाज में प्रचलित है और आर भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। सजातीय समविवाह एंडोगेमी वह नियम है जिसके तहत व्यक्ति को अपने ही समूह या जाति के भीतर विवाह करना अनिवार्य होता है। तो आधुनिकरण के बावजूद भारत में जातीय अंतर विवाह एंडोगेमी प्रमुखता से कायम है। और अगर देखें तो सही व्याख्या भी है कि यह प्रचलन इसलिए कायम है क्योंकि आज भी अधिकांश लोग सामाजिक दबाव या व्यक्तिगत पसंद से अपनी ही जाति में विवाह करना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 228, तारवाड़ है एक प्रकार का नातेदारी प्रयोग, आवास का नियम, विस्तारित परिवार या एक समुदाय। तो तारवाड़ क्या है, तो एक तरीके का विस्तारित परिवार जो कि नायरों में पाया जाता है। आइए समझते हैं। तारवाड़ केरल में पाया जाने वाला एक विशिष्ट परिवार संकुल है, फैमिली कॉम्प्लेक्स है। यह एक विस्तारित परिवार एक्सटेंडेड फैमिली का स्वरूप है। इसमें कई पीढ़ियां एक साथ ही विशाल घर में निवास करती हैं। इस परिवार की रचना दो या अधिक नाभिकीय परिवारों न्यूक्लियर फैमिली से मिलकर बना होता है और एक आर्थिक इकाई के रूप में काम करती हैं। तब दो या दो से अधिक न्यूक्लियर फैमिली, ये है तारवाड़ जो कि एक्सटेंडेड फैमिली या विस्तृत परिवार। आइए समझते हैं 2 to 9 तारवाड़ इनमें से किस जनजाति का परिवार है। नायर, टोडा, खासी, भील तो पढ़ चुके हम लोग, किसका, नायर का। तारवाड़ संस्था मुख्य रूप से भारत के दक्षिण पश्चिमी तट मालाबार क्षेत्र केरल में पाई जाती है ना। टोडा जनजाति नीलगिरी की जनजाति है, बहुपति विवाह के लिए प्रसिद्ध है। टोडा बहुपति विवाह के लिए प्रसिद्ध है। खासी मेघालय की मातृवंशीय जनजाति, इनका आवास नियम अलग है। भील जो है मध्य पश्चिम भारत की पितृवंशीय जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 230, तारवाड़ इसके सभी पुरखे आते हैं, पुरुष वंश, स्त्री वंश, दोनों वंश या ऊपर में से कोई नहीं। आंसर करिएगा। चूंकि तारवाड़ जो कि नायर जो कि मैट्रिलिनियल मातृवंशीय है तो अतः इसमें क्या आएंगे, स्त्री वंश के, मतलब जो लीनियज है, जो डिसेंट है वो कहाँ से निर्धारित होता है, माता के घर से या माता की तरफ से। चूंकि नायर तारवाड़ एक मातृवंशी मैट्रिलिनियल प्रणाली है इसलिए इसमें वंशावली और संपत्ति का अधिकार महिलाओं के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो जो कॉमन एंसेस्टर है, जो पूर्वज है वो क्या है, स्त्री है। तो फिर भाई है और इसी से अगली पीढ़ी की वंशावली तैयार होगी जो कि स्त्री की तरफ से। आइए हम लोग आगे चलते हैं। 231, तारवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। महाराष्ट्र, केरला, असम, उड़ीसा। तो केरला में पहले ही हम लोग देख चुके हैं, कहाँ पे, केरला में। आइए हम लोग आगे देखते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। 232, निम्नलिखित में से किसने भारतीय परिवार को 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। हम लोग ये क्वेश्चन पहले भी देखे थे। के.एम. कपाड़िया, आई.पी. देसाईया, पी.एम. कोलिंडा और इरावती कर्वे। तो याद होगा अगर आप लोगों को, तो ये पढ़ चुके थे पी.एम. कोलिंडा। पी.एम. कोलिंडा ने 12 श्रेणियों में भारतीय परिवार को क्लासिफाई किया है। पॉलिन एम कोलिंडा ने भारत में पारिवारिक संरचना का व्यापक अध्ययन किया और भारतीय परिवार को 12 विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया। कितने में, 12। उन्होंने सहनिवास और समभोजन को संयुक्त परिवार के आवश्यक तत्व माने। किसको, सहनिवास और समभोजन। आइए हम लोग आगे चलते हैं। 233, मातृपितृ संबंधी का अभिप्राय निम्नलिखित के माध्यम से नातेदारी है। मातृपितृ संबंधी का अभिप्राय निम्नलिखित माध्यम से नातेदारी है। मातृवंशानुक्रम, पितृवंशानुक्रम, दोनों ए और बी और उत्परियुक्त में से कोई नहीं। 233 जो है दोनों ए और बी, क्योंकि मातृपितृ का मतलब है कि माता और पिता दोनों से। मातृपितृ संबंधी व्यवस्था में एक व्यक्ति अपनी वंशावली या नातेदारी को माता और पिता दोनों पक्षों से समान पूर्वज से समान रूप से जोड़ता है। इस वंश समगोत्रीय बंधु व्यवस्था में दोनों पक्ष महत्वपूर्ण है। ठीक, यहाँ पे मातृवंशीय और पितृवंशीय दोनों से जोड़ता है, द्विपक्षी। ठीक,
234 क्वेश्चन देखिएगा, बहुराष्ट्रीय निगमों जो मल्टीनेशनल कंपनी है और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो आईटी सेक्टर है के विकास के कारण भारत में निम्न से किस प्रकार के परिवार का उदय हो रहा है? दो नगरीय परिवार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार या विस्तृत परिवार। तो किस तरह के परिवार का विकास हो रहा है, आप लोग आंसर करिए। तो एकल परिवार की जो ज्वाइंट फैमिली व्यवस्था थी, संयुक्त परिवार था, वो अब एकल परिवार में बदल रहा है, क्योंकि जो इंडस्ट्री सिस्टम, फैक्ट्री सिस्टम और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं आईटी सेक्टर में जो विकास हुआ है, उससे जो है न्यूक्लियर फैमिली, एकल फैमिली की ओर अग्रसर है ज्वाइंट फैमिली। बहुराष्ट्रीय निगमों, एमएनसीज और सूचना प्रौद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और पलायन बढ़े हैं। इसके फलस्वरूप पारंपरिक जो ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, वो टूट रहे हैं और पति पत्नी उनके आश्रित बच्चों से मिलकर बनने वाले एकल परिवार का उदय हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली का उदय हो रहा है, जो संयुक्त परिवार का विघटन है। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 235 देखते हैं। पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को क्या कहते हैं? डॉवर, मेहर, निर्वाहिका या दुल्हन की कीमत। पति द्वारा तलाकशुदा मतलब डाइवोर्स के बाद जो पति भत्ते के रूप में, अनुरक्षण भत्ते के रूप में पत्नी को देता है, उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे निर्वाहिका, मतलब जीवन निर्वाह के लिए दिया जाता है। बाकी मेहर मुस्लिमों में दिया जाता है, ब्राइड मूल्य, डॉवर दहेज हिंदू में है, और ब्राइड वैल्यू अलग कॉन्सेप्ट है, वधू मूल्य। विवाह विच्छेद, तलाक के पश्चात पति द्वारा पत्नी के भरण पोषण के लिए कानूनी रूप से जो आर्थिक सहायता दी जाती है, उसे निर्वाहिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे निर्वाहिका कहा जाता है। निर्वाहिका शब्द निर्वाह से बना है, जो तलाक के बाद पत्नी के जीवन यापन के लिए दिया जाता है। डॉवर और मेहर इस्लामी, ये हम लोग हिंदू और जो मुस्लिम है उसके बारे में बात ही हुई। और दुल्हन की कीमत यह विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिया जाने वाला धन है। क्वेश्चन नंबर 236 उपहास है विकल्प सामाजिक स्वीकृति, सामाजिक मानदंड, लोकाचार या लोकरीति। तो उपहास क्या है? 236 क्वेश्चन देखिएगा और आंसर करिएगा। तो उपहास सामाजिक स्वीकृति, आइए समझते हैं कैसे। उपहास एक प्रकार की नकारात्मक अनौपचारिक सामाजिक स्वीकृति है। नकारात्मक इनफॉर्मल, नेगेटिव और इनफॉर्मल सामाजिक स्वीकृति है। सामाजिक स्वीकृति उन पुरस्कारों या दंडों कहते हैं जिनका प्रयोग समाज में अपने सदस्यों को नियमों का पालन कराने के लिए करता है। समाज में स्वीकृति का अर्थ केवल अनुमति देना नहीं है, बल्कि दंड या पुरस्कार का तंत्र है। उपहास किसी व्यक्ति को गलत व्यवहार पर टोकने का एक नकारात्मक तरीका है। तो सामाजिक स्वीकृति में, सामाजिक नियंत्रण में सामाजिक स्वीकृति आती है। सामाजिक स्वीकृति में सकारात्मक और नकारात्मक दो हैं। सकारात्मक क्या है? पुरस्कार, वहीं नकारात्मक में दंड, जिसमें भी औपचारिक हो गया जेल, जुर्माना, ये वहीं अनौपचारिक में किसी की निंदा करना या उपहास करना, जिससे कि वो समाज में शर्मिंदा महसूस करे और दोबारा वैसा काम ना करे। क्वेश्चन नंबर 237, सममित परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? सममित परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? यंग तथा विल्मॉन्ट, ओकले, बॉमैन एवं स्मार्ट। तो किसने प्रतिपादित किया था सममित परिवार की अवधारणा? बताइएगा। 237, तो यंग और विल्मॉन्ट। आइए समझते हैं सममित परिवार की अवधारणा। माइकल यंग और पीटर विल्मॉन्ट ने अपनी पुस्तक द सिमेट्रिकल फैमिली में प्रस्तुत की थी। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पति और पत्नी की भूमिकाएं समान होती हैं। जैसे जो पारंपरिक परिवार है उसमें भूमिकाएं अलग अलग हैं। पति बाहर जाता है, पत्नी घर में रहती है, हाउसवाइफ की भूमिका निभाती है, खाना बनाती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, लेकिन और पति जो है वो अर्निंग के लिए बाहर जाता है। लेकिन सममित परिवार जो सिमेट्रिकल फैमिली है उसमें दोनों की भूमिका समान होती है, भूमिकाएं समान, साझा निर्णय और साझा कार्य। यंग और विल्मॉन्ट ने तर्क दिया कि आधुनिक परिवारों में श्रम विभाजन कम कठोर हो गया है। घर के काम, निर्णय लेने और खाली समय बिताने में पति पत्नी दोनों की समान भागीदारी होती है। अगर बात ओकले की करें तो एक नारीवादी समाजशास्त्री हैं जिन्होंने यंग और विल्मॉन्ट के इस विचार की आलोचना की और कहा कि महिलाओं पर आज भी दोहरी
मार है। मतलब ये एक तरीके से वयंग और विल्मांट की क्रिटिक्स हैं। कौन? ओकले। क्वेश्चन नंबर 238 देखिएगा, हिंदुओं में सगोत्र विवाह का निषेध किसका उदाहरण है? सगोत्र विवाह का निषेध किसका उदाहरण है? वर्जित कर्म, गोत्र बहिर्विवाह, जाति सगोत्र विवाह के नियम, अगम्यागमन वर्जन। तो क्या है? गोत्र बहिर्विवाह का उदाहरण है ना, गोत्र बहिर्विवाह का उदाहरण है। क्वेश्चन आगे देखिएगा, हिंदू विवाह प्रणाली में व्यक्ति को अपने स्वयं के गोत्र समान पूर्वज के वंशज के भीतर विवाह करने की अनुमति नहीं है। मतलब हम जो कॉमन एंसेस्टर हैं, समान गोत्र हैं, तो वो आपस में शादी नहीं कर सकते। तो गोत्र बहिर्विवाह की संकल्पना है। अगर अगम्यागमन वर्जन या निकटाभिगमन वर्जन की बात करें तो जैविक या निकट रक्त संबंधियों में यौन संबंध पर रोक। बाकी बहिर्विवाह एक विशिष्ट सामाजिक समूह गोत्र के बाहर विवाह करने के सामाजिक नियम से संबंधित है। ठीक, आइए हम लोग आगे देखते हैं 239। जनजातीय समाज में जीवन सरल और एकीकृत होता है। जनजातीय समाज में जीवन सरल और एकीकृत होता है, क्या ये सही है? तो हाँ, ये सही है। जनजातीय समाज में जीवन सरल और एकीकृत है। वहीं जनजातीय समाज में अनुशासन को कतिपय लोक मान्यताओं और परंपराओं से बनाए रखा जाता है। तो आर भी सही है और आर सही व्याख्या भी है एक ही। ठीक, तो जो ऑप्शन ए है वो सही है। आइए समझते हैं। जनजातीय समाज सजातीय होता है, जहाँ जटिल संविभाजन या आधुनिक कानूनी प्रणालियां नहीं होती हैं, अतः जीवन सरल और एकीकृत होता है। जनजातीय समाज में औपचारिक कानून लागू नहीं होते हैं, वहाँ सामाजिक नियंत्रण अनौपचारिक साधनों जैसे लोक मान्यताओं परंपराओं द्वारा बनाए रखा जाता है। मतलब जो फॉर्मल लेजिस्लेशन है उसकी अनुपस्थिति या अभाव होता है। बेसिकली जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, जो लोक मान्यता है, जो प्रथाएं हैं, उन्हीं के आधार पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 240 देखिएगा, गोत्र गमन के नियम और विजातीय विवाह सदैव एक ही होते हैं। गोत्र गमन के नियम और विजातीय विवाह सदैव एक ही हो जाते हैं। गोत्र गमन के नियम और विजातीय विवाह की मंशा अवयस्क व्यक्तियों का संभोग करने से रोकने की होती है। तो आंसर करिएगा क्या होगा सही? आंसर करिएगा क्या होगा सही? गोत्र गमन के नियम और विजातीय विवाह सदैव एक ही हो जाते हैं। क्या ये सही है? तो सही है, परंतु जो आर है वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है हम लोग देखते हैं, आइए। तो गोत्र बहिर्विवाह और गोत्र गमन निषेध ब्राह्मणों और क्षत्रियों में एक साथ लागू होते हैं, इसलिए व्यवहारिक रूप से ये नियम एक ही हो जाते हैं। वहीं इन नियमों का मुख्य उद्देश्य अवयस्क व्यक्तियों को यौन संबंधों से रोकना बिल्कुल नहीं था, बल्कि अगम्यागमन वर्जन का उद्देश्य निकट रक्त संबंधियों में यौन संबंधों को रोकना, चाहे वह वयस्क हो या अवयस्क हो। और बहिर्विवाह का उद्देश्य सामाजिक नेटवर्क का विस्तार करना है। तो दोनों का अर्थ समझ गए क्या है? आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 241, दो सूची है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। आप लोगों को सही मैचिंग करनी है। आवासीय नियम है, एक नवविवाहित दंपति आवास जो पति के पिता के घर में रहता है। मतलब पति के पिता के घर में रहने का मतलब क्या हो गया? ये पितृवंशी है, मतलब पितृ स्थानिक है ना। तो जो पितृ स्थानिक है, तो पितृ तंत्रात्मक आवास जो है ए का क्या होगा? 3। ए का 3 होगा। एक नव दंपति जो पत्नी की माता के घर में रहता है, तो ये क्या हो गया? पत्नी स्थानिक ना। पत्नी स्थानिक या मातृ स्थानिक दोनों हो सकता है। ठीक, जो बी है वो पत्नी स्थानिक या मातृ स्थानिक दोनों हो सकता है। मैट्री लोकल उससे जुड़ा हुआ है ना। बात करें एक नव विवाहित दंपति जो पत्नी अथवा पति के परिवार के साथ रहता है, जो पत्नी अथवा पति के परिवार के साथ रहता है, तो ये क्या हो गया? द्विस्थानीय निवास। वहीं
एक नवदंपति विवाहित दंपति जो अपने रहने के स्थान का कहीं भी, यहाँ तक कि जो उनके परिवारों के मूल स्थानों से भिन्न है, उनके मूल स्थानों से भिन्न है, तो वो नवस्थानीय न नवस्थानीय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो सुमेलन ए है 3 2 4 5। आइए समझते हैं। पति के पिता के घर मतलब पितृस्थानिक पैट्री लोकल, पत्नी की माता के घर मतलब पत्नी स्थानिक मैट्री लोकल, पति या पत्नी किसी के परिवार के साथ द्विस्थानीय बाई लोकल, मूल स्थानों से भिन्न मतलब नवस्थानीय। 242 देखिएगा, परिवार के कार्यों को निम्नांकित 6 वर्गों में किसने प्रस्तुत किया था? परिवार के कार्यों को निम्नांकित 6 वर्गों में किसने प्रस्तुत किया था? भावनात्मक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, संरचनात्मक, धार्मिक और शैक्षिक। तो मैकाइवर, ऑगबर्न एवं निमकॉफ, स्प्रॉट या अर्नॉल्ड ग्रीन। तो किसने किया था? ऑगबर्न एवं निमकॉफ। ऑगबर्न एवं निमकॉफ। तो ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में परिवार के कार्यों का विस्तृत 6 सूत्री वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। क्या क्या? भावनात्मक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, सुरक्षात्मक, धार्मिक और शैक्षिक ने विभाजित किया था। तो ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने 6 विशिष्ट कार्य बताए थे। वहीं मैकाइवर एवं पेज जो है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में बांटा था। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में पहले भी ये कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। तो क्वेश्चन नंबर 243, क्वेश्चन नंबर 240 पढ़िएगा। 243, ज्ञात पूर्वजों नॉन एंसेस्टर्स और दत्तक ग्रहण पुत्रों मतलब एडॉप्टेड सन और विवाह के जरिए मतलब एफिनल, इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूह के रूप में हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या किसने की है? तो हेनरी मैन, किंग्सले डेविस, मैकाइवर या जॉनसन। तो किसने की है? सर हेनरी मैन ने। सर हेनरी मैन ने। आइए देखते हैं। सर हेनरी मैन ने पितृसत्तात्मक सिद्धांत पैट्रियार्चल थ्योरी का प्रतिपादन किया, जहां उन्होंने परिवार को वैधानिक और रक्त संबंधों के आधार पर परिभाषित किया। हिंदू संयुक्त परिवार में हेनरी मैन के अनुसार ब्लड रक्त संबंधी, एडॉप्टेड और वैवाहिक एफिनल तीनों आते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 244 देखिएगा, मातृसत्तात्मक मैट्रियार्चल फैमिली में मातृसत्तात्मक परिवार में स्त्री की स्थिति को समस्त मामलों में सर्वोच्च माना जाता है। निम्नांकित में से कौन सी विशेषता इसकी नहीं है? वंश परंपरा मां के जरिए चलती है, विवाह संबंध स्थायी नहीं है, पत्नी अपने पति के घर में रहती है और स्त्रियों को संपत्ति उत्तराधिकार से प्राप्त होती है। तो अगर देखें मातृसत्तात्मक की बात हो रही है, तो मातृसत्तात्मक में जो सी है आप देखेंगे पत्नी अपने पति के घर में रहती है। ये किसका विशेषता है? ये पितृसत्तात्मक की बात है ना, ये पितृसत्तात्मक की बात है। पितृसत्तात्मक पैट्रियार्चल, तो सी जो है वो विशेषता नहीं है मातृसत्तात्मक परिवार की। आइए समझते हैं। तो ये समझ लीजिएगा, जब पत्नी पति के घर रहेगी तो वो पितृस्थानिक हो गया, जब पति पत्नी के घर रहेगा मतलब घर जमाई बन के रहेगा तो वो क्या हो गया? मातृस्थानिक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 245 देखिएगा और मैच करिएगा। अपने वंशानुक्रम समूह के बाहर से जीवन साथी के लिए चेष्टा करना मतलब सगोत्र बहिर्विवाह। ये क्या हो जाएगा? बहिर्विवाह। उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह नहीं कर सकती, मतलब यहाँ पे जो उच्च स्त्री की जाति है वो उच्च है। ऐसे में हम लोगों ने बात किया था, जब स्त्री उच्च जाति की हो तो क्या बात होगी? प्रतिलोम विवाह। और अपनी जाति के अंदर विवाह करना अंतर विवाह, एंडोगेमी। और उच्च जाति के पुरुष निम्न जाति की स्त्री, मतलब स्त्री निम्न जाति की है तो वो कब क्या होगा? अनुलोम विवाह। वो अनुलोम विवाह। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी 2143। आइए क्वेश्चन, ये तो समझ गए हैं लगभग। अनुलोम और प्रतिलोम पर आपको कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 246। समकालिक समाज में विवाह सर्वाधिक सामान्य रूप एक विवाह प्रथा है। समकालिक समाज में मतलब करंट में जो आधुनिक समाज है उसमें विवाह का
सर्वाधिक सामान्य रूप एक विवाह प्रथा है। क्या ये सही है? तो हाँ, अभी जो है सबसे मान्य जो विवाह का स्वरूप है वो एक विवाह ही है। स्त्रियों का सामाजिक स्तर केवल एक विवाह प्रथा के जरिए ही ऊंचा उठता है। तो क्या ये भी सही है? और क्या आर जो है वो ए का कारण भी है? तो आंसर करिएगा। तो हाँ, ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। आइए समझते हैं कैसे। एकल विवाह मोनोगमी आधुनिक समाजों में सबसे स्वीकृत और मैलिनोवस्की के अनुसार एक विवाह ही विवाह का सच्चा रूप था, है और रहेगा। ठीक। बहुपत्नी प्रथा पॉलीगिनी में स्त्रियों का स्तर दोयम दर्जे का होता था। एकल विवाह स्त्रियों को समान अधिकार व सम्मान प्रदान करता है, जो आधुनिक समाज की मुख्य आवश्यकता है। एक विवाह प्रथा से स्त्रियों की गरिमा और समानता में वृद्धि होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 247 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार पर किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? इरावती कर्वे, एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार या के.एम. कपाड़िया? तो कौन है के.एम. कपाड़िया? जब किनशिप की बात आएगी, नातेदारी की, तो इरावती कर्वे। जब परिवार की बात आएगी तो के.एम. कपाड़िया। के.एम. कपाड़िया ने भारतीय समाजशास्त्र में परिवार संरचना पर गहन शोध किया। उनकी 1955 की पुस्तक इस विषय पर आधारभूत ग्रंथ है। क्या है पुस्तक का नाम? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। कपाड़िया की पुस्तक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया भारतीय परिवार व्यवस्था को समझने के लिए सबसे प्रसिद्ध और प्रामाणिक कार्य है। इरावती कर्वे किनशिप ऑर्गेनाइजेशन, एस.सी. दुबे की बुक है इंडियन विलेज और डी.एन. मजूमदार की ट्राइबल स्टडीज, ये इनके बुक के नाम है। तो एस.सी. दुबे इंडियन विलेज भारतीय गांवों के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ट्राइबल जनजातीय अध्ययन से डी.एन. मजूमदार, इनकी बुक भी है ट्राइबल स्टडीज। एस.सी. दुबे की इंडियन विलेज, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इरावती कर्वे, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के.एम. कपाड़िया। आइए क्वेश्चन नंबर 248 देखें। वेस्टर मार्क द्वारा दिए गए विवाह के इतिहास में विवाह के प्रकार के सही क्रम का चयन कीजिए। 248 क्वेश्चन देखिएगा और आंसर करिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 3 2 1 4 3 2 1 4। सबसे पहले स्वच्छंद संभोग मतलब यौन साम्यवाद की जो बात होती है, उसके बाद आएगा समूह विवाह, उसके बाद क्या आएगा? समूह विवाह, फिर उसके बाद बहुविवाह, फिर एकल विवाह। समझ गए? मतलब एक ये समझिए कि क्या है कि धीरे धीरे जैसे ही आगे इवॉल्व होगी जो विवाह की प्रथा है, तो वो ज्यादा क्या होगी? परिष्कृत माध्यम में आएगी। तो सबसे पहले क्या है कि कुछ नहीं है, एकदम कोई साम्यवाद की स्थिति है ना, स्वच्छंद संभोग की स्थिति है। वहीं जब उसके आगे जाएंगे तो समूह विवाह की बात आती है, फिर उसके बाद बहुविवाह, फिर एकल विवाह। तो इस तरीके से उसका क्रमिक विकास। स्वच्छंद संभोग, समूह, बहुविवाह और एकल विवाह। एडवर्ड वेस्टरमार्क ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में विवाह के विकासवादी सिद्धांत के क्रम का विश्लेषण किया है। अगर मॉर्गन की बात करें तो वो परिवार के बारे में बात किए थे, जो परिवार का क्रम था, विवाह का जो क्रम था, मॉर्गन भी बात किए थे। और कौन बात कर रहा है? वेस्टरमार्क। प्रोमिस्क्यूटी, ग्रुप मैरिज, पॉलीगेमी और मोनोगेमी, ये 4 आप लोग याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 249 देखते हैं। क्योंकि हिंदू विवाह धार्मिक शपथ है, विधवा दोबारा विवाह नहीं कर सकती। क्योंकि हिंदू विवाह धार्मिक शपथ है, विधवा दोबारा विवाह नहीं कर सकती। कानून के तहत हिंदू विधवा दोबारा विवाह कर सकती है। तो कथन और कारण दोनों पढ़िएगा और आंसर करिएगा। तो क्या सही है? तो ए जो है गलत है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत विधवा के पुनर्विवाह की जो विधिक या लीगल वैलिडिटी दी गई है और कानून के तहत हिंदू विधवा दोबारा विवाह कर सकती है। तो आर सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। समाज सुधार आंदोलनों के परिणाम स्वरूप हिंदू विवाह से जुड़ी कई कुप्रथाओं का विधिक रूप से अंत किया गया।
आधुनिक विधिक और सामाजिक संरचना में यह पूर्णतः सत्य है कि विधवा दोबारा विवाह नहीं कर सकती। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 के पारित होने के बाद से वैधानिक रूप से हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह करने का पूर्ण कानूनी अधिकार देता है ना। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 250। विवाह दो व्यक्तियों में नितांत संवेगात्मक संबंधों के रूप में बढ़ती हुई प्रगाढ़ता है। बढ़ती हुई तलाक दर इस तथ्य को व्यक्त करती है। विवाह दो व्यक्तियों में नितांत संवेगात्मक संबंधों के रूप में बढ़ती हुई प्रगाढ़ता है। बढ़ती हुई तलाक दर इस तथ्य को व्यक्त करती है। कथन और कारण दोनों पढ़िएगा और आंसर करिएगा। तो क्या है? अगर आप देखेंगे तो विवाह दो व्यक्तियों में नितांत संवेगात्मक संबंधों के रूप में बढ़ती हुई प्रगाढ़ता है, ये तो सही है। पर कारण देखेंगे तो बढ़ती हुई तलाक दर इस तथ्य को व्यक्त करती है। तो ये दोनों का इंटरलिंक वो नहीं है, क्योंकि जो तलाक है, डाइवोर्स है, वो कई कारणों से होता है, न कि जो संवेगात्मक संबंधों की प्रगाढ़ता तो कई कतई नहीं है। तो ए जो है सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। सी ऑप्शन करेक्ट है। आइए समझते हैं। आधुनिक युग में विवाह संस्था से बदलकर एक साहचर्य कंपेनियनशिप बन गया है, जो भावनात्मक अपेक्षाओं पर अत्यधिक निर्भर है। संवेगात्मक प्रगाढ़ता मतलब सकारात्मक जुड़ाव, पॉजिटिव लिंक, ठीक। नकारात्मक विघटन मतलब तलाक दर। तो आधुनिक विवाह दो व्यक्तियों के बीच गहन संवेगात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रगाढ़ता पर आधारित है। तो ये क्या है? ये सकारात्मक जुड़ाव है, पॉजिटिव लिंक है ना। अगर बात करें तलाक की दरें वैवाहिक संबंधों की प्रगाढ़ता को व्यक्त नहीं करती, बल्कि जहाँ पे वो प्रगाढ़ता नहीं है, संवेगात्मक प्रगाढ़ता का अभाव है, वहां पर डाइवोर्स के रेट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 250 तो हो गया। आइए हम समझते हैं 251। निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। पितृसत्तात्मक, अंतःविवाह, बहिर्विवाह और मातृसत्तात्मक, इनमें से कौन सी विशेषताएं हिंदू जाति व्यवस्था के प्रारूपी हैं? ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो बताइएगा। पितृसत्तात्मक, अंतःविवाह, बहिर्विवाह और मातृसत्तात्मक। तो अगर इसमें क्या पूछ रहा है? जाति व्यवस्था की, तो जाति व्यवस्था के लिए अंतःविवाह और बहिर्विवाह मतलब एंडोगेमी और एक्सोगेमी की जो बात हो रही है, 2 और 3 अगर देखें। पितृसत्तात्मक तो एक तरीके से पारिवारिक व्यवस्था है, मातृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था है। बहिर्विवाह क्या है? बहिर्विवाह है कि सगोत्र विवाह न हो, तो अपने ही नजदीकी जैविक जो लोग हैं उनसे जो है विवाह और यौन संबंध ना बने, इसलिए है बहिर्विवाह, कॉमन एंसेस्टर से। बात है अंतःविवाह की, जो एंडोगेमी है जाति के अंदर ही। तो जो 2 ऑप्शन है अगर देखेंगे, दूसरा जो ऑप्शन है वो जो है केवल हिंदू जाति व्यवस्था के रूप में सही है। तो केवल 2 अंतःविवाह एंडोगेमी हिंदू जाति व्यवस्था की रीढ़ है। इसका अर्थ अपनी ही जाति या उपजाति के भीतर जीवन साथी चुनना। जाति व्यवस्था मुख्य रूप से विवाह के कड़े नियमों पर आधारित है। एक व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता, जो एंडोगेमी है। इसलिए अंतःविवाह इसकी सबसे अनिवार्य और प्रारूपी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं ये पूरा फिगर। तो अगर गोत्र देखें तो गोत्र बहिर्विवाह ना, गोत्र बहिर्विवाह, वहीं जाति अंतःविवाह, गोत्र बहिर्विवाह। क्वेश्चन नंबर 252। लैटिन में जेनिटर शब्द का अर्थ क्या है? लैटिन में जेनिटर शब्द का क्या अर्थ है? आप लोग आंसर करिएगा। तो जैविकीय पितृत्व, जैविकीय पितृत्व, इसी से बना है जेनेटिक्स, इसी सब से बना है जेनेटिक्स। तो मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी में पितृत्व, फादरहुड को 2 स्पष्ट भागों में विभाजित किया जाता है, जैविकीय, बायोलॉजिकल और सामाजिक। लैटिन शब्द जेनिटर का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो बच्चे का जैविक पिता हो, बायोलॉजिकल फादर हो, जिसके शुक्राणु से बच्चे का जन्म होता है। सामाजिक पितृत्व इसे पेटर कहा जाता है, जो बच्चे का कानूनी या सामाजिक रूप से मान्य पिता हो। जेनिटर और पेटर में जो अंतर है, आप समझ लीजिए, बायोलॉजिकल फादर एंड
सोशल फादर। ठीक, जेनिटर क्या है? बायोलॉजिकल, पेटर जो है वो सोशल। ठीक, तो रूट वर्ड डाइवर्जेंस ट्री आप देख लीजिएगा। 253 देखिएगा, एक पुरुष के दो या अधिक स्त्रियों से विवाह को कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुपत्नी विवाह ना, क्या कहेंगे? बहुपत्नी विवाह। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये पढ़ भी चुके हैं कई बार, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 254 देखिएगा, इनमें से किसमें बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है? पॉलिसन, संथाल, टोडा या जाट? तो किसमें है? हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, टोडा में बहुपति विवाह की प्रथा पाई जाती है। बहुपति विवाह पॉलिएंड्री वह प्रथा है जिसमें एक स्त्री एक ही समय में एक से अधिक पति होते हैं। भारत में विशिष्ट जनजातियों में पाई जाती है। तो जो नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति रहती है, इनमें भ्रातृक फ्रेटर्नल बहुपति विवाह पाया जाता है, और कन्या भ्रूण हत्या इसका ऐतिहासिक कारण रहा है ना। बाकी संथाल की बात करें तो भारत की एक प्रमुख जनजाति जहां सामान्यतः मोनोगेमी ही प्रचलित है। जाट जो है उत्तर भारत का कृषक समुदाय जहां बहुपति तथा प्रथा संस्थागत रूप से मान्य नहीं है ना। तो अगर देखें, टोडा जो तमिलनाडु में है, जौनसार बाबर की क्षेत्र की खस जनजाति और नायर समुदाय भी बहुपति विवाह के लिए जाने जाते हैं। नायर, टोडा, खस ये सभी बहुपति विवाह के लिए जाने जाते हैं। 255 देखिएगा, नीचे दिए गए विवाह के प्रकार कौन समुदायों के साथ जुड़े जहां ये पाए जाते हैं? क्रॉस कजिन मैरिज कहाँ पाया जाता है? हमने देखा कि ये दक्षिण भारत में पाया जा रहा है। क्रॉस कजिन मैरिज जो है वो दक्षिण भारत में पाया जा रहा है। अगर देखें पैरेलल कजिन, ये मुस्लिमों में, इस्लाम में पाया जाता है। तो क्रॉस कजिन अगर देखें तो दक्षिण भारत में, पैरेलल कजिन मुसलमानों में। बहुपति विवाह टोडा जनजातियों में पाया जाता है, अभी जस्ट पढ़े हैं। अनुलोम विवाह द्विज जातियों में, अनुलोम विवाह द्विज जातियों में पाया जाता है। अनुलोम विवाह का मतलब क्या है कि जो पुरुष है वो उच्च वर्ण का है और जो स्त्री है वो निम्न वर्ण की। आइए समझते हैं। क्रॉस कजन ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह विशेष रूप से दक्षिण भारत में नातेदारी का मूल आधार है। पैरेलल कजिन चचेरे मौसेरे भाई बहनों के बीच विवाह मुस्लिम समुदाय में मान्य और प्रचलित है। नीलगिरी की टोडा जनजाति की पहचान क्या है? बहुपति विवाह। अनुलोम विवाह उच्च वर्ण के पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह द्विज जातियों में ऐतिहासिक रूप से मान्य था। हाइपरगेमी। आइए हम लोग आगे चलते हैं। 258 क्वेश्चन देखिएगा। 258 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पितृसत्तात्मक परिवार को दर्शाती हैं? वंश, विरासत, उत्तराधिकार महिला की पंक्ति से रेखांकित किया जाता है, ये तो गलत है। वंश, विरासत, उत्तराधिकार पुरुषों की पंक्ति से रेखांकित किया जाता है, बी सही है। ऐसे परिवारों में माता प्रभुता और शक्ति का प्रयोग करती है। ऐसे परिवारों में पिता का दर्जा जो अमुख्य होता है। तो पितृसत्तात्मक परिवार में जो है, जो बी ऑप्शन है देखेंगे तो बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है ना। वंश, विरासत और उत्तराधिकार पुरुषों की पंक्ति से रेखांकित किया जाता है। ये पहले भी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो इस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 260 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 260 देखिएगा, उपरोक्त आकृति निम्न में से किन संबंधों को दर्शाती है? अब देखिएगा, स्वश्रिक बहुपत्नी विवाह, अस्वश्रिक बहुपत्नी विवाह, भ्रातृक बहुपति विवाह या अभ्रातृक बहुपति विवाह। तो देखिएगा और बताइएगा, तो किसको करती है? भ्रातृक फ्रेटर्नल बहुपति विवाह। फ्रेटर्नल बहुपति विवाह हमने पहले भी पढ़ा था। जो ये ट्रायंगल है ये किसको दर्शाती है? मेल को। और ये जो सर्किल है इसको फीमेल। और इक्वल टू जो है वो विवाह को ना, इक्वल टू जो है
वो विवाह को, मतलब यहाँ पे स्त्री एक है, दो पुरुषों से शादी कर रही है, और जो ये लाइन है ये ब्रदरहुड है। तो ये पूरा आप देख लीजिएगा, ये और उसके साथ ये जो चार्ट है वो देख लीजिएगा। इससे कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे, भूलेंगे नहीं। ये क्या है? एंथ्रोपोलॉजिकल किनशिप लीजन। तो समाजशास्त्र में नातेदारी को दर्शाने के लिए मानक प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। आकृति में दो त्रिभुज के ऊपर से एक रेखा द्वारा जोड़ा गया है जो सगे भाई को दर्शाता है। बाकी वृत्त से फीमेल और उसके साथ इक्वल टू जो मैरिज है, और मेल से जो ट्रायंगल है। तो भ्रातृक बहुपति विवाह फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री को दर्शाता है ना। आइए हम लोग आगे चलते हैं। 261 देखिएगा, निम्न में से विस्तृत परिवार के कौन से सदस्य हैं? दादा एवं दादी, पैसा देकर रहने वाले मेहमान अतिथि, भिन्न साखीय नातेदार और नौकर। 1 2 3 4 में बताइएगा जो एक्सटेंडेड फैमिली है, विस्तृत परिवार है, उसमें कौन शामिल होते हैं? तो कौन कौन? एक तो दादा एवं दादी, और दूसरा भिन्न साखीय नातेदार। जो 1 और 3 है वो सही होगा ना। विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली, तो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक ही वंश के कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। इसका आधार रक्त और विवाह से उत्पन्न नातेदारी है। ऐसा है कि समझ गए होंगे। तो मेहमान और नौकर नहीं होंगे शामिल। 262 देखेगा, निम्न में से विवाह द्वारा स्थापित संबंधों के लिए किस अवधारणा का उपयोग होता है? विवाह द्वारा स्थापित संबंधों के लिए किस अवधारणा का उपयोग होता है? प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी, वैवाहिक संबंधित नातेदारी या तृतीयक नातेदारी। तो क्या होता है? वैवाहिक संबंधित नातेदारी। वैवाहिक संबंधित नातेदारी, एफिनल किनशिप। तो हमने पढ़ा ही है, एक तो ब्लड और एक तो एफिनल, दो तरीके से बात होती है मैरिज की। आइए हम लोग आगे चलते हैं। 263, पिता के भाई की पुत्रवधू निम्न में से किसका उदाहरण है? पिता के भाई की पुत्रवधू निम्न में से किसका उदाहरण है? प्राथमिक नातेदार का, द्वितीयक नातेदार का, या वैवाहिक नातेदार का, या रक्त संबंधी नातेदार का? तो बताइएगा, पिता के भाई की पुत्र वधू ये किस तरीके के नातेदारी में आएगा? आप लोग आंसर करिए। तो ये जो है वैवाहिक नातेदारी का एग्जाम्पल है, क्योंकि जो बहू है वो वैवाहिक संबंधों से वो रिश्ता बना हुआ है ना। विवाह के परिणाम स्वरूप जो पुत्र वधू है, जो बहू आई है, उसके कारण वो संबंध बना है, वो रिश्ता बना है। तो वैवाहिक नातेदारी का उदाहरण होगा। नातेदारी का निर्धारण अंतिम कड़ी से होता है। यदि संबंध श्रृंखला में अंतिम जुड़ाव विवाह के माध्यम से है तो वह वैवाहिक नातेदारी कहलाएगी। आप देख सकते हैं पिता, भाई, पुत्र ये सभी रक्त हैं, लेकिन जो वधू है वो विवाह के परिणाम स्वरूप है। समझ गए होंगे आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 264 देखते हैं। मेरा एक एवं इकलौता पति, आप ये देखिएगा मैचिंग है लिस्ट 1 लिस्ट 2 की। तो मेरा एक एवं इकलौता पति, तो ये क्या है? एक पति या एक पत्नी विवाह होगा। मेरा एक एवं इकलौता पति। राधा मेरी पहली पत्नी थी, सीता मेरी दूसरी पत्नी थी, अब उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तीसरा, मेरे पतियों से मिलिए, विवाह क्यों किया जाए और पूर्ण संबंध तबाह किया जाए। ये है सूची 2 में आपको मैचिंग करना है, तो करिए। तो मेरा एक एवं इकलौता पति क्या है? ये है एक पत्नी या एक पति विवाह। दूसरा है राधा मेरी पहली पत्नी थी, सीता मेरी दूसरी पत्नी थी, अब उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो ये किसकी बात है? बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह। आगे देखिएगा, मेरे पतियों से मिलिए तो कर पाएंगे ना। अब आप देखेंगे तो मेरे पतियों से मिलिए, ये क्या हो गया? बहुपति विवाह।
और जो रक्त संबंधी है, जब भी रक्त संबंधी की बात आए तो वो विवाह क्यों किया जाए और पूर्ण संबंध तबाह किए जाए। तो ये 264 का मैचिंग हो गया। 265 बताइएगा, विकसित एवं विकासशील समाजों में किस प्रकार के नए परिवार उभर रहे हैं? विस्तृत परिवार, पैतृक परिवार, मातृक परिवार या एक माता या पिता परिवार। तो विकसित एवं विकासशील समाजों में देखिएगा तो एक माता या एक पिता का परिवार। ये आइए समझते हैं कैसे। आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन में व्यक्तिवाद और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के कारण पश्चिमी और विकासशील समाजों में पारंपरिक परिवार संरचनाओं का विघटन हो रहा है। तो सिंगल पेरेंट फैमिली आज के समय की सबसे प्रमुख उभरती हुई संरचना है, जहां बच्चों का पालन पोषण केवल एक अभिभावक द्वारा किया जाता है। पहले देखेंगे ज्वाइंट फैमिली है, विस्तृत फैमिली है, फिर क्या है औद्योगिक युग में न्यूक्लियर फैमिली की बात आती है, जहां माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे। अभी क्या है, एकल अभिभावक की सिंगल पेरेंट फैमिली की बात हो रही है ना। तो थैंक यू, धन्यवाद। आप सबको अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और अगर आप कमेंट करेंगे, अगर कुछ इसमें सुधार है, सजेशन देंगे, तो वो सभी एक्सेप्टेबल होगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका अप्रिसिएशन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू, नमस्कार फिर से।